ओके, सो आई गेस सेक्शन 23 से स्टार्ट किया था अपन ने कल की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 2। सो इन दिस yesterday we started our section 23, and in section 23 we started कि इसमें क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ बाय पार्टनर। इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर मतलब अगर पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई चीज एडमिट की है या कोई चीज रिप्रेजेंट की है, कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसके लिए पूरा का पूरा फर्म लायबल होगा, बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल होंगे। याद करो कल की क्लास में मैंने वो शैम्पू वाला एग्जांपल दिया था, राइट। सो ये वही वाली बात है कि अगर पार्टनर कोई एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन देता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन द होल फर्म विल बी लायबल। बट हाँ, वो ऑर्डिनरी कोर्स में होना चाहिए। अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होगा तो फिर फर्म लायबल नहीं होगी। दूसरा हमने पढ़ा था सेक्शन 24, जो इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर के बारे में बात करता है, जो ये बोलता है कि अगर एक्टिव पार्टनर को कोई नोटिस मिला है, कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो इट विल बी डीम्ड कि पूरे फर्म को उस बात की नोटिस है, पूरे फर्म को उस बात की इंफॉर्मेशन है, विच मीन्स अ नोटिस टू अ एक्टिव पार्टनर इज इम्प्लाइड नोटिस टू फर्म, राइट। बट फ्रॉड के केस में नहीं, अगर वो फ्रॉड करने के लिए वो बात छुपा रहा है तो उस केस में इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी नोटिस टू फर्म, राइट। एंड तीन कंडीशन थी, एक्चुअल नोटिस होना चाहिए, स्लीपिंग पार्टनर को नहीं होना चाहिए, एक्टिव पार्टनर को होना चाहिए, और फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं, तो अगर किसी एक्टिव पार्टनर को कोई नोटिस मिला है तो ये मान लिया जाएगा पूरे फर्म को वो नोटिस मिला है। और अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है, एक एक्सेप्शन है इसका, अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है तो फ्रॉड के केस में अगर एक्टिव पार्टनर को नोटिस मिला है तो, और वो जानबूझ के फ्रॉड करने के लिए वो बात बाकी सारे पार्टनर्स को नहीं बता रहा है, तो इस केस में बाकी सारे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, यानी कि फर्म लायबल नहीं होगा। फ्रॉड होता है तो उस केस में फर्म लायबल नहीं होगा, ये नहीं माना जाएगा कि फर्म को नोटिस है। इतना अपन ने किया था। उसके बाद अपन ने सेक्शन 25 पढ़ा था, जो पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी के बारे में बात करता है कि फर्म के एक्ट्स के लिए पार्टनर्स पर्सनली लायबल भी हो सकते हैं, उनको अपने घर से भी पैसा लाके दे फर्म की लायबिलिटी चुकानी पड़ सकती है। ये होता है आपका लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, सेक्शन 25, जो ये बोलता है कि अगर कोई एक पार्टनर कुछ काम करता है अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने पावर के अंदर, तो ये माना जाता है वो फर्म का एक्ट है। और अगर किसी फर्म का कोई एक्ट हुआ है तो उस केस में वो सारे पार्टनर्स लायबल होंगे जो उस समय पार्टनर थे जब कांड हुआ था। इम्पोर्टेंट क्या है, जब कांड हुआ था तब वो पार्टनर थे कि नहीं थे। तो जब कांड हुआ, जो एक्ट हुआ, उस एक्ट जब हुआ, वो एक्ट जब हुआ उस समय जो जो पार्टनर्स थे वो सारे के सारे पर्सनली लायबल होंगे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। जॉइंटली एंड सेवरली अपने घर से भी उनको पैसा ला करके चुकाना पड़ सकता है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में अपन ने सेक्शन 25 तक कर लिया था। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 26 से। ये बेसिकली ये जो आपका सेक्शन 25, 26, 27 है, ये तीनों का तीनों लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी के बारे में बात करता है। नॉट लायबिलिटी ऑफ, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, यानी कि एक पार्टनर का थर्ड पार्टी की तरफ कब कब लायबिलिटी आ सकती है, कैसे आ सकती है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अपन ने सेक्शन 25 पढ़ा, जिसमें ये बोला गया कि फर्म के लायबिलिटीज के लिए, फर्म के काम के लिए पार्टनर्स जो है वो पर्सनली लायबल हो सकता है, पर्सनली लायबल हो सकता है। दूसरा, अब लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर, यानी अगर कोई एक पार्टनर से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, कोई एक पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से पूरी फर्म नुकसान भरेगी कि नहीं, पूरी फर्म को लॉस होगा कि नहीं, पूरी फर्म यानी बाकी पार्टनर्स भी वो लॉस भरेंगे कि नहीं। जैसे मान के चलो मैं कुछ परचेज कर रही थी और गलती से महंगे में परचेज हो गया, गलती से, नॉट फ्रॉड, मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो मेरे से कुछ रॉन्गफुल एक्ट या रॉन्गफुल ओमिशन हो गया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नुकसान हो गया, तो वो नुकसान मैं अकेले भरूंगी कि पूरा का पूरा फर्म भरेगा, कि पूरी की पूरी फर्म जिम्मेदार होगी। द आंसर इज, अगर मैं अगर जो मैं काम कर रही हूँ वो अपनी अथॉरिटी के अंदर रह के कर रही हूँ, या दूसरों की बाकी पार्टनर्स की परमिशन लेके कर रही हूँ, या फिर अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रही हूँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ओसीबी, तो उस केस में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी, यानी कि पूरी की पूरी फर्म को वो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। मैं अकेले उस नुकसान की भरपाई नहीं करूँगी। एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है,
one of the two partners in a coal mine acted as a manager was guilty of personal negligence. यहाँ पर क्या हुआ, एक कोल माइन थी, एक कोल माइन थी, उस कोल माइन में दो पार्टनर्स थे, ठीक है। एक पार्टनर जो एज अ मैनेजर एक्ट कर रहा था, उसको बोला गया कि तुम्हारी वजह से फर्म को नुकसान हुआ है। ही वाज गिल्टी फॉर पर्सनल नेग्लिजेंस इन ओमिटिंग टू हैव द शाफ्ट इन द माइन प्रॉपर्ली फेंस्ड। उसने जो शाफ्ट्स होते हैं, शाफ्ट्स में बहुत शार्प चीजें होती हैं माइंस में, बहुत शार्प होती है, उसको फेंस करके रखना पड़ता है वरना वो लग जाएगी। तो उसने क्या कर दिया, उसने वो शाफ्ट को प्रॉपर्ली फेंस नहीं किया। एज अ रिजल्ट देयर ऑफ इंजरी वाज कॉज टू वर्कमैन। उससे उसकी वजह से जो वर्कमैन एम्प्लॉयज वगैरह थे उनको इंजरी हो गई। अब यहाँ पर द अदर पार्टनर was also held liable for the same। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या हुआ, ये पार्टनरशिप फर्म थी, ये कोल माइन थी, यहाँ पर दो पार्टनर थे, एक पार्टनर नंबर ए, एक पार्टनर नंबर बी। तो ये पार्टनर नंबर बी की ना कुछ गलती हो गई, इसने कुछ जो शेफ्ट वगैरह थे, बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो, उनको ना फेंस नहीं कराया, तो उससे ना किसी वर्कमैन को लग गई। तो गलती किसकी हुई, गलती एक पार्टनर की हुई। गलती किसकी हुई, गलती एक पार्टनर की हुई। द आंसर इज लाइबिलिटी कौन भरेगा, सिर्फ बी भरेगा कि ए और बी दोनों भरेंगे? नहीं मैडम, ये जो काम किया उसने, ये उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था, उनके माइंस माइंस के बिजनेस से रिलेटेड था, ये उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था। तो इस केस में अगर कुछ कोई पार्टनर से गलती हो जाती है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ उसका फ्रॉड का इंटेंशन था क्या? नहीं, यहाँ फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है। अगर जहां भी फ्रॉड की बात आती है ना, तो सिर्फ जिसने फ्रॉड किया है सिर्फ वही लायबल होता है। मतलब अगर बी जानबूझ के चुभाने के लिए उसने छोड़ दिया शेफ वहां पर, तो अगर फ्रॉड इन्वॉल्व होता तो सिर्फ बी ही लायबल होता। बट यहाँ फ्रॉड की बात नहीं चल रही है, यहाँ फ्रॉड की बात नहीं चल रही है। यहाँ नॉर्मल काम करते करते ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बी से कोई गलती हो गई जिससे कि कुछ नुकसान हो गया फर्म को, वो नुकसान की भरपाई सिर्फ बी नहीं करेगा, वो नुकसान, वो लॉस पूरे फर्म का लॉस माना जाएगा, और उस नुकसान की भरपाई ए और बी दोनों करेंगे, पूरा फर्म करेगा, पूरा फर्म यानी सारे पार्टनर्स करेंगे। ए और बी दो पार्टनर है तो दोनों करेंगे। समझ में आया क्या ये वाली बात? देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर वेयर बाई एक्ट रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन बाय पार्टनर, किसी पार्टनर से कोई रॉन्गफुल एक्ट या रॉन्गफुल ओमिशन हो गया, अब वो दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। या तो आप उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, मतलब धंधे से रिलेटेड कर रहे हो, ऑब्वियसली क्योंकि अपन धंधे से रिलेटेड करेंगे तभी तो बाकी पार्टनर्स लायबल होंगे ना। मैं अगर पर्सनल अपना कुछ काम करूंगी तो उसके लिए पार्टनर्स क्यों लायबल होंगे मेरे? लॉजिकल सी बात है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन कर दिया in the ordinary course of business, OCB, business से related in the ordinary course of business, और with the authority of its partner, या तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, या तो बाकी सारी पार्टनर्स की मंजूरी थी। बाकी सारी जो भी हमने काम किया जिससे फर्म को लॉस हो गया, उसमें बाकी सारी पार्टनर्स ने भी अपनी सहमति दी थी। मान के चलो कि हमने कोई सामान खरीद रहे हैं, अब बाकी सारे पार्टनर्स, मैंने बोला मिस्टर एक्स से खरीद लें, बाकी सारे पार्टनर्स ने भी हाँ बोल दिया, हाँ हाँ खरीद लो मिस्टर एक्स से। तो अब मैंने मिस्टर एक्स से कोई सामान खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया, उसमें बाकी सारे पार्टनर्स का परमिशन था क्या? हाँ, सारे पार्टनर्स का परमिशन था, सारे पार्टनर्स का परमिशन था। तो अब मान के चलो कि उसमें लॉस हो गया, हमें पता चला मिस्टर वाई सस्ते में बेच रहे थे, मिस्टर एक्स ने महंगे में बेच दिया, तो वो उसमें लॉस हो गया। अब वो लॉस की भरपाई सिर्फ मैं करूंगी क्या? नहीं, सारे पार्टनर्स करेंगे, क्योंकि उनकी भी मंजूरी थी, क्योंकि उनकी भी अथॉरिटी से किया है मैंने। समझ में आया? तो अगर कोई एक पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन करता है, या तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या तो दूसरे पार्टनर्स की अथॉरिटी के साथ, और उससे अगर लॉस हो जाता है किसी थर्ड पार्टी को, अगर किसी को फर्म को या किसी थर्ड पार्टी को लॉस हो जाता है, तो वो थर्ड पार्टी को लॉस की भरपाई कौन करेगा? सारे के सारे फर्म लायबल हो गए, यानी सारे का सारा पार्टनर लायबल होगा, सारे पार्टनर्स लायबल होंगे उसके लिए। अब इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं, देखो सेम ही है। फर्म इज लायबल यानी पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर फॉर एनी लॉस और इंजरी caused to third party by the wrongful act of partner if they are done while in the ordinary course of business or with the authority ऑफ पार्टनर। मतलब एकदम सीधी बात, अगर पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया, या तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या तो दूसरे पार्टनर्स की अथॉरिटी के साथ, और किसी थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए सारा का सारा फर्म लायबल होगा। सीधी बात, नो बकवास। समझ में आया? यस, यस।
तो ये हमारा छोटा सा सेक्शन था। उसके बाद इफ द एक्ट इन द क्वेश्चन कैन बी रिगार्डेड एज ऑथराइज्ड एंड एज फॉलोइंग विथिन either of the categories mentioned in section 26, the fact that the method employed by partner in doing it was unauthorized or wrongful would not affect the question. इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टनर ने कोई काम किया या तो इसमें दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पूरा का पूरा फर्म लाइबल होगा। फर्क नहीं पड़ता कि आपने अनऑथराइज्ड काम किया, आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको ऑथराइज नहीं था या फिर आपने कोई गलत काम कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्दरमोर ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म आर लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर द लॉस कॉज टू हिम बाय द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ अ पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाही कर दी, जानबूझ के नहीं किया, फ्रॉड नहीं था, मैलिस इंटेंशन नहीं था, गलत इंटेंशन नहीं था, बस नेग्लिजेंसी हो गई, लापरवाही हो गई। कई बार होता है ना, अनजाने में ऐसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ नुकसान हो जाता है, तो नेग्लिजेंसी थी, हाँ थोड़ा बहुत अगर सावधानी बरतते तो वो नुकसान नहीं होता। किसी एक पार्टनर की नेग्लिजेंसी थी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसने कुछ नेग्लिजेंसी कर दी, उससे किसी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो गया, तो वो नुकसान भरने के लिए पूरा का पूरा फर्म लायबल होगा, यानी सारे पार्टनर्स लायबल होंगे। ये है आपका सेक्शन 26। यस, सेक्शन 26 समझ में आया क्या? एक बार बता दो, सेक्शन 26 समझ में आया कि फिर से बताऊं कि आ गया समझ में? आ गया, ग्रेट। तो सेक्शन 26 थर्ड पार्टी की तरफ लाइबिलिटी के बारे में बात करता है कि कोई एक पार्टनर से भी कोई नेग्लिजेंट एक्ट हुआ और थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया तो सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे, खत्म। उसके बाद सेक्शन 27 आपका बोलता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। मिस एप्लीकेशन मतलब कि आपने आप फर्म के पैसों को कहीं गलत जगह लगा दिया, अपने फर्म के पैसों को सट्टे में लगा दिया, आपके आपने फर्म के पैसों को कहीं कहीं गलत जगह लगा दिया, तो उस केस में क्या पूरा फर्म लायबल होगा? अगर कोई एक पार्टनर फर्म के पैसों को कोई गलत जगह लगा देता है तो क्या पूरा का पूरा फर्म लायबल होगा? अब इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, ठीक है? जैसे मान के चलो ये फर्म है, अब यहाँ पर एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं। एक्स, वाई और जेड, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं फर्म में। हुआ क्या, ये एक पार्टी है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी पैसे देने आ रहा था तो जेड उसको रास्ते में मिल गया। जेड, तो थर्ड पार्टी ने जेड को पेमेंट कर दिया, तो जेड के पास ना बहुत सारा पैसा आ गया। क्या आ गया? पैसा आ गया। जेड के पास बहुत सारा पैसा आ गया, थर्ड पार्टी ने पैसा पेमेंट किया। अब हुआ क्या, इतना सारा पैसा देख के जेड पगला गया, तो जेड ने ना ये पैसा जा करके कहीं मान के चलो सट्टे में लगा दिया और ये पूरे पैसे डूब गए, पूरे के पूरे पैसे डूब गए। अब यहाँ मेरे को बताओ, क्या इसके लिए सिर्फ जेड लायबल होगा कि एक्स और वाई दोनों लायबल होंगे? एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल फिर मुझे बताना। ये है सिचुएशन नंबर 1 और एक सिचुएशन नंबर 2 देती हूँ। सिचुएशन नंबर 2 में आपकी फर्म है, ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। अब ये फर्म है, अब हुआ क्या, ये थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने कुछ पेमेंट दिया और वो पेमेंट फर्म में आ गया, ये पैसा फर्म में आ गया। हुआ क्या, रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो ये जो सी है चुपके से आया, ऑफिस का गल्ला खोला, ऑफिस का गल्ला खोल के पैसे निकाले और उन पैसों को कहीं लगाया आया। रात के अंधेरे में चुपके से उसने पैसे लगाए और फिर जाके सट्टे में लगाया और पूरे पैसे डूब गए।
पूरे पैसे डूब गए। इस सिचुएशन में क्या बाकी सारे पार्टनर्स लायबल होंगे कि सिर्फ मिस्टर सी लायबल होगा? 2 सिचुएशन है आपकी, 2 सिचुएशन है। अब ये आंसर क्या है इसका, उसको थोड़ा सस्पेंस ही रखना। आंसर क्या है इन दोनों सिचुएशन का? पहले सिचुएशन में एक किसी पार्टनर को पैसे मिले और वो पैसे को वो कहीं लगा आया जिसमें डूब गए। दूसरे सिचुएशन में वो पैसे फर्म में आ चुके थे, वो पैसे फर्म में आने के बाद किसी एक पार्टनर ने पैसे निकाला और लगाया आया। तो यहाँ पर क्या सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्टनर लायबल होगा कि बाकी सारे पार्टनर्स लायबल होंगे? ये 2 सिचुएशन है। अब इस सस्पेंस को थोड़ा दिल में बरकरार बनाए रखना। अब आपका सस्पेंस खोलने जा रहे हैं। चलो उसके लिए हम सस्पेंस खोलने के लिए सेक्शन 27 पढ़ते हैं। सेक्शन 27 में क्या लिखा है? वेयर, वेयर मतलब इफ अ पार्टनर acting within his apparent authority, within his apparent authority receives any money or property, या तो मनी या तो कोई प्रॉपर्टी, कोई गुड्स या कुछ और फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज इट। मिसअप्लाइज यानी कहीं गलत जगह लगाया है उन पैसों को। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि उसकी अथॉरिटी थी वो पैसे रिसीव करना। ये जो पहली वाली सिचुएशन थी, यहाँ पर थर्ड पार्टी पैसा दे रहा है, हाँ। किसको दे रहा है? पार्टनर को दे रहा है, हाँ। तो पार्टनर ने जो पैसा रिसीव किया ना, वो उसकी अथॉरिटी थी। उसको अथॉरिटी थी, उसको अथॉरिटी थी पैसा रिसीव करने की, उसकी अथॉरिटी के अंदर था पैसा रिसीव करना। तो अगर पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी के अंदर पैसा या प्रॉपर्टी रिसीव किया थर्ड पार्टी से और उसको मिसअप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या उसके लिए सारा फर्म लायबल होगा? चलो देखते हैं। पहले दूसरी सिचुएशन क्या कौन-सी थी कि वो पैसा फर्म में आ गया था, वो पैसा फर्म में आ गया था, उसके बाद किसी पार्टनर ने उसको मिसअप्लाई कर दिया। जबकि वो फर्म की कस्टडी में था। अब यहाँ पर देखो सेकंड सिचुएशन है अफर्म, फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, हाँ वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ओसीबी। अ फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस receives money or property from third party and the money or property is misapplied by any of the partner, किसी एक पार्टनर ने उसको मिसअप्लाई कर दिया while it is in the custody of the firm, then इन दोनों ही सिचुएशन में the firm is liable to make good the loss। क्या बोल दिया मैडम, क्या बोल दिया? the firm is liable to make good the cost, यानी कि इन दोनों सिचुएशन में ये जो पैसे मिसअप्लाई हुए हैं, इन पैसों की लॉस को भरपाई करने के लिए ए, बी और सी तीनों के तीनों लायबल होंगे। एक्स, वाई और जेड तीनों के तीनों लायबल होंगे। बात को समझो, ये मत सोचना यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलती तो एक पार्टनर की है। नहीं, यहाँ बात ये हो रही है कि वो पैसा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज हो रहा है, वो पैसा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिस अप्लाई किया हुआ है, इसीलिए सारा का सारा फर्म लायबल होगा। यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, दोनों सिचुएशन ध्यान से सुनना। थर्ड पार्टी ने एक पार्टनर को कोई पेमेंट किया, पार्टनर के पास अथॉरिटी थी वो पेमेंट एक्सेप्ट करने की। पार्टनर ने पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया, फर्म में नहीं लेके गया, वो पैसा फर्म की कस्टडी में नहीं आया। वो पार्टनर ने वो पैसा बाहर के बाहर एक्सेप्ट किया, बाहर के बाहर कहीं मिसअप्लाई करके आ गया और वो पैसे डूब गए, नुकसान हो गया। तो इस नुकसान के लिए सारे के सारे लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि आप ही सबने तो अथॉरिटी दिया था जेड को पैसा एक्सेप्ट करने का, जेड के पास अथॉरिटी थी ना पैसा एक्सेप्ट करने की, तो अब उसने करके मिसअप्लाई कर आया, तो अब बाकी सब भी भुगतो। आपने क्यों अथॉरिटी दी थी जेड को पैसा एक्सेप्ट करने की? तो इस केस में एक्स और वाई बाकी दोनों भी लायबल होंगे। दूसरा सिचुएशन है कि वो पैसा थर्ड पार्टी पेमेंट किया, वो फर्म की कस्टडी में आ चुका है, वो फर्म ने रिसीव किया, वो फर्म की कस्टडी में आ चुका है। यानी कि फर्म ने रिसीव किया, यानी ऑब्वियसली फर्म के हाथ पैर तो है नहीं, फर्म ने रिसीव किया यानी किसी एक पार्टनर ने रिसीव किया होगा और वो ला करके फर्म में रख दिया, यानी कि वो पैसा फर्म की कस्टडी में आ चुका है। उसके बाद कोई पार्टनर चुपके से आता है और दिल ले जाता है, दिल नहीं, पैसा ले जाता है। कोई पार्टनर चुपके से आता है, इन पैसों को ले जाकर के मिसअप्लाई कर देता है। तो उस केस में ये माना जाएगा कि वो फर्म की कस्टडी में थे, तो तीनों की ज़िम्मेवारी बनती है उन पैसों की रखवाली करना। क्योंकि वो फर्म की कस्टडी में थे, तो तीनों की ज़िम्मेवारी बनती है उन पैसों की रखवाली करना। उसके बाद अगर वो पैसे गुम हो जाते हैं, मिसअप्लाई हो जाते हैं, तो तीनों के तीनों लायबल होंगे, ना कि सिर्फ़ वो पार्टनर जिसने मिसअप्लाई किया है।
तीनों के तीनों पार्टनर्स लायबल होंगे। बात समझ में आई? यही वाली बात लिखी हुई है आपकी सेक्शन 27 में कि अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी में रह करके कोई पैसा रिसीव करता है और मिसअप्लाई कर देता है, तो पूरा फर्म लायबल होगा, या फिर फर्म ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में पैसा रिसीव करती है और उस पैसे को कोई पार्टनर मिसअप्लाई कर देता है, जबकि वो फर्म की कस्टडी में था तब, तो उस केस में पूरा का पूरा फर्म लायबल होगा टू मेक गुड द लॉस। दिस इज़ योर सेक्शन 27। अब इसका एनालिसिस में एक और एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है। क्या एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है मैम? इसकी एनालिसिस में एक और एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है कि कि ज़ेड ने जो पेमेंट एक्सेप्ट किया, उसकी उसको अथॉरिटी नहीं थी। ज़ेड ने जो पेमेंट एक्सेप्ट किया, वो पेमेंट एक्सेप्ट करने की उसके पास अथॉरिटी नहीं थी उसने। तो अब एक्स और वाई ने ज़ेड को अथॉरिटी नहीं दी थी, ज़ेड के पास अथॉरिटी नहीं थी पेमेंट एक्सेप्ट करने की। उस केस में अगर वो थर्ड पार्टी से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और मिसअप्लाई करता है, तो वो पैसा देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ेड लायबल होगा। समझ में आया? या फिर कोई पैसा पार्टनर बाहर रिसीव करता है और उसकी अथॉरिटी नहीं थी, बारी-बार वो पैसा रिसीव करता है और मिसअप्लाई कर देता है, जिसमें उसकी अथॉरिटी नहीं थी, वो पैसा फर्म में नहीं आया। मार्क माय वर्ड, वो पैसा फर्म में नहीं आया। देखो, अगर वो पैसा एक बार फर्म में आ जाता है, फिर तो पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। वो पैसा फर्म में नहीं आया, किसी पार्टनर ने बाहर के बाहर एक्सेप्ट किया और जबकि उसकी अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी एक्सेप्ट किया और मिसअप्लाई कर दिया, उस केस में सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पार्टनर लायबल होगा, पूरा फर्म लायबल नहीं होगा। यहाँ पर देखो, एनालिसिस पढ़ते हैं। मैम, फर्म के लायबल होने के लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन होना ज़रूरी है। पहला, जो पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है या तो उसकी अथॉरिटी में होना चाहिए। दूसरा दूसरा वो पैसा फर्म की कस्टडी में होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक सिचुएशन फुलफिल होता है, तो सारा का सारा फर्म लायबल होगा। अदरवाइज़ सिर्फ़ जो पार्टनर ने मिसअप्रोप्रिएट किया है, वो लायबल होगा। एक बार एनालिसिस पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट द वर्किंग ऑफ 2 क्लॉज़ेज़ of Section 27 is designed to bring out clearly important point of distinction between two categories of cases of misapplication of fund by partner। यानी अपन ने पढ़ा दो कैटेगरी से मिसएप्लीकेशन हो सकता है, एक ये वाला कैटेगरी और एक ये वाला कैटेगरी। ये दोनों कैटेगरी से मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो सकता है। नॉट इम्पोर्टेंट, इसको काट दो। उसके बाद क्लॉज ए कवर्स द केस where partners act within his authority and due to his authority as a partner he receives money or property belonging to third party and misapplied that money or property। वही वाली बात हो गई, उसी चीज को फिर से लिखा हुआ है कि पार्टनर की अथॉरिटी थी पैसा एक्सेप्ट करने की, पार्टनर ने थर्ड पार्टी से पैसा एक्सेप्ट किया और उसको मिसअप्लाई कर दिया। इसके लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट मनी शुड एक्चुअली हैव कम इनटू द कस्टडी। इस फर्स्ट वाले सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा है वो फर्म की कस्टडी में आए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। इस वाले पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो पैसा है, ये अगर फर्म की कस्टडी में नहीं आया, ज़ेड ने बाहर के बाहर एक्सेप्ट किया, बाहर के बाहर मिसअप्लाई कर दिया, तो भी फर्म लायबल होगी। क्यों? क्योंकि ज़ेड की अथॉरिटी थी उस पैसे को रिसीव करने की, क्योंकि ज़ेड के पास अथॉरिटी थी उस पैसे को रिसीव करने की। हाँ, अगर ज़ेड के पास अथॉरिटी नहीं होती, तो सिर्फ ज़ेड लायबल होता, बाकी सब लायबल नहीं होते। लेकिन उसके पास अगर अथॉरिटी है, किसी पार्टनर के पास अथॉरिटी है, उसने बाहर के बाहर पैसा रिसीव किया, बाहर के बाहर मिसअप्लाई कर दिया, फर्म की कस्टडी में पैसा नहीं आया, तो उस केस में पूरा का पूरा फर्म लायबल होगा। ये थी आपकी सिचुएशन नंबर 1। अब सिचुएशन नंबर 2 क्या थी? सिचुएशन नंबर 2 में वो पैसा फर्म की कस्टडी में आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, इन द प्रोविजन 2 would be attracted where money property has come into the custody of the firm। सेकेंड वाले केस में वो फर्म की कस्टडी में आ रहा है, उसके बाद पार्टनर उसको मिसअप्रोप्रिएट कर रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन में पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। लेकिन हाँ, एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, अगर कोई पैसा ना ही फर्म की कस्टडी में आया, ना ही पार्टनर्स की अथॉरिटी में था, तो उस केस में फर्म लायबल नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इफ द रिसीट ऑफ मनी बाय वन पार्टनर इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, यानी उसके पास उस पैसे को रिसीव करने की अथॉरिटी नहीं थी। हिज रिसीट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रिसीट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर विल नॉट बी हेल्ड लायबल। उस केस में अदर पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे अनलेस द मनी इज इन पोजेशन और अंडर कंट्रोल। अनलेस एंड अनटिल जो पैसा है वो उनके पोजेशन में आया था या उनके कंट्रोल में आया था, तब तक बाकी सारे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल, ए बी सी और पार्टनर्स फॉर प्लेसिंग फॉर प्लेस ऑफ कार पार्किंग।
ओके, वो जो प्लेस होती है ना कार पार्किंग के लिए जहाँ वो लोग पैसा लेते हैं और कार पार्किंग करवाते हैं, उसमें उसमें एबीसी 3 पार्टनर्स थे। पी स्टैंड्स हिज कार इन द पार्किंग प्लेस। पी ने अपनी कार पार्किंग प्लेस में करवा दी एंड ए सोल्ड आउट द कार टू अ स्ट्रेंजर। यहाँ पर क्या हुआ, हे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मस्त केस है। यहाँ पर ये एक पार्किंग एरिया था, ये पार्किंग एरिया में एबीसी तीनों पार्टनर्स थे। हुआ क्या, ये इनका पार्किंग एरिया था, तो ये इनका फर्म था, ये इनका फर्म था, यहाँ पर एबीसी तीनों पार्टनर्स थे, ठीक है? हुआ क्या, एक कार आई, ठीक है? किसकी थी? ये मिस्टर पी की कार थी। मिस्टर पी ने इनके एरिया में आके अपनी कार पार्क कर दी और किसी एक पार्टनर ने, किसने? ए ने इसकी कार बेच दी, सोल्ड। कार बेच दी। अब एक बात बताओ, बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल होंगे? यस, इस केस में बाकी सारे पार्टनर्स लायबल होंगे क्योंकि ये जो कार आई, ये फर्म के कस्टडी में आई ना। बात को समझो, ये जो कार आई, ये फर्म के कस्टडी में आई, अब वो वहाँ से मिसअप्रोप्रिएट हुई, ये इल्लीगली बेच दी उसने। क्या वो बेच सकता है किसी और का सामान? नहीं। वो कार उसकी नहीं है, वो कार किसी और की है, वो नहीं बेच सकता। तो यहाँ ए ने वो कार बेच दी। तो इस केस में क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आई थी, ये जो कार आई थी, ये फर्म के कस्टडी में आई थी और ये उसके बाद मिसअप्रोप्रिएट हुई। तो भले ये कांड ए ने किया, लेकिन इसके लिए ए, बी और सी तीनों के तीनों लायबल होंगे। पूरा का पूरा फर्म लायबल होगा। ये था आपका सेक्शन 27। एक लाइन में रिवाइज़ कर दे रही हूँ। सेक्शन 27 का मतलब होता है कि अगर कोई पैसा या कोई प्रॉपर्टी कोई पार्टनर एक्सेप्ट करता है अपनी अथॉरिटी के अंदर और मिसअप्रोप्रिएट कर देता है, तो उस केस में पूरी फर्म लायबल होगी। या फिर कोई पैसा और प्रॉपर्टी फर्म की कस्टडी में आती है और फिर मिसअप्रोप्रिएट होती है किसी पार्टनर के द्वारा, तो भी पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। हाँ, अगर दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, यानी वो पैसा फर्म की कस्टडी में भी नहीं आया, पार्टनर ने बाहर के बाहर एक्सेप्ट किया और एप्रोप्रिएट कर दिया और उसकी अथॉरिटी भी नहीं थी उसको एक्सेप्ट करने की, तो फिर पूरा फर्म लायबल नहीं होगा। बात समझ में आई? ये था आपका सेक्शन 27, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिसअप्रोप्रिएशन बाय पार्टनर्स। जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है? जल्दी से बता दो, सेक्शन 27 में कोई डाउट? सेक्शन 27 में कोई डाउट? मैम इसमें एनालिसिस से पढ़ना है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें पढ़ लो। इसमें ना, इसमें सेक्शन से पढ़ लो, अच्छा है। इसमें सेक्शन से पढ़ लो और एनालिसिस में ना, एनालिसिस का सिर्फ लास्ट वाला पैरा पढ़ना। एनालिसिस का फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ सेम है, एनालिसिस का सिर्फ इतना पढ़ना, लास्ट और एग्जाम्पल। एनालिसिस बाकी पूरा सेम है। सेक्शन पढ़ लो इसमें, उसके बाद एनालिसिस का सिर्फ लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो समझने के लिए है, एनालिसिस का सिर्फ लास्ट वाला पैराग्राफ और एग्जाम्पल, ठीक है? बाकी इसका सेक्शन पढ़ लो कि अगर क्योंकि अलग-अलग प्रॉपर ए और बी करके दिया हुआ है ना, तो इसको सेक्शन से पढ़ना है। इसका सेक्शन ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू एनालिसिस, ठीक है? तो यहाँ पर क्या पढ़ोगे कि अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी में पैसा एक्सेप्ट करता है या कोई पैसा फर्म की कस्टडी में आ जाता है, फर्म की कस्टडी में आ जाता है, उस केस में वो पैसा अगर मिसअप्रोप्रिएट हो जाता है या प्रॉपर्टी, तो पूरा का पूरा फर्म लायबल होगा। यहाँ पर है कि अगर कोई पैसा उसकी अथॉरिटी में नहीं है और फिर भी उसने मिसअप्रोप्रिएट कर दिया तो फर्म लायबल नहीं होगा। दैट्स इट, बस इतना ही पढ़ना है आपको, बस इतना ही पढ़ना है, बस इतनी सी बात है। ये, यस, जल्दी से बता दो, सेक्शन 27 में कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट, ओके ग्रेट। तो इसी के साथ अपना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट होता है, सेक्शन 26 और सेक्शन 27। सेक्शन 26 बोलता है कि सेक्शन 26 बोलता है कि अगर कोई एक पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उसके लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी, पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। और सेक्शन 27 बोलता है कि अगर कोई एक पार्टनर फर्म के पैसों को मिसअप्रोप्रिएट कर देता है, तो उस केस में भी पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी, प्रोवाइडेड या तो उसने वो पैसा अपने अथॉरिटी में लिया है या तो वो पैसा फर्म की कस्टडी में था। उस केस में पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। समझ में आया? यस मैडम, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 29। 28 कहाँ गया भाई? 28 नहीं है क्या?
बधाई हो, एक सेक्शन नहीं पढ़ना है। हाँ, बधाई हो। ठीक है? तो उसके बाद आ जाओ सेक्शन 29 में। सेक्शन 29 क्या बोलता है, इसको अपन एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है? जैसे मान के चलो कि ये है हमारी पार्टनरशिप फर्म। ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। इसमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान पार्टनर्स हैं। बात को समझो। ये तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, 1:1:1। ठीक है? मान के चलो 1:1 कितना हो गया, 33.33% प्रॉफिट इसका है, 33.33% प्रॉफिट इसका है, 33.33% प्रॉफिट इसका है। बात समझ में आई? तीनों को बराबर-बराबर मिल रहा है। टोटल 100% प्रॉफिट में से डिवाइड बाय 3 करेंगे, तीनों को बराबर-बराबर कितना आएगा? 33.333333। तो अब मान के चलो सलमान खान अपने हिस्से का प्रॉफिट अपने भाई के नाम करना चाहता है, अपनी बहन अर्पिता के नाम पे करना चाहता है। उसकी बहन है अर्पिता खान, अर्पिता खान। तो अब बात को समझो, सलमान खान ने अपना राइट, उसका जो राइट है, उसका राइट क्या है? उसका राइट है उसका हिस्से का प्रॉफिट 1/3, दैट इज 33.33%। सलमान खान ने बोला कि आज के बाद मेरे हिस्से का प्रॉफिट कौन खाएगा? मेरे हिस्से का केक मैं नहीं खाऊंगा, मेरी बहन खाएगी, मेरी बहन खाएगी। मेरे हिस्से का जो भी केक होगा वो मेरी बहन खाएगी। सलमान खान ने क्या बोल दिया कि अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर दिया। जो भी फर्म में इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में जो भी उसका राइट है, क्या राइट है सलमान खान का? सलमान खान का राइट है उससे उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलना, उसके हिस्से का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना, उसके हिस्से का ये सारी चीजें मिलना, मेनली प्रॉफिट। तो ये जो उसका हिस्सा है इस फर्म में, क्या वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जो उसका राइट है, क्या वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। तो यहाँ सलमान खान ने अपने हिस्से का सारा राइट अपनी बहन को ट्रांसफर कर दिया कि आज के बाद जो भी इस फर्म में मेरे हिस्से का प्रॉफिट आएगा, जो भी मेरे हिस्से का केक आएगा, वो मैं नहीं खाऊंगा, वो मेरी बहन खाएगी, अर्पिता। समझ में आया? इसको बोलते हैं इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना। पार्टनर ने अपने हिस्से का इंटरेस्ट किसी बाहर वाले को, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। तो अर्पिता को बोला जाएगा ट्रांसफरी। अर्पिता को बोला जाएगा ट्रांसफरी। ट्रांसफरी यानी जिसको इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है। और सलमान खान ने अपना इंटरेस्ट अर्पिता को दे दिया, तो यहाँ अर्पिता इज ट्रांसफरी, अर्पिता इज ट्रांसफरी, ट्रांसफरी। ओके, ये वाली बात समझ में आई? हाँ मैडम। अब एक बात बताओ, अर्पिता के पास राइट है कि उसको उसके 33.33% हिस्से का प्रॉफिट मिल जाए। क्या वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इनके पार्टनरशिप में दखल-अंदाज़ी कर सकती है। क्या इसका मतलब ये है कि वो इनके पार्टनरशिप में दखल-अंदाज़ी कर सकती है? कल से ऑफ़िस अर्पिता भी आने लग गई और बोली मैं भी करूँगी धंधा, मैं भी करूँगी बिज़नेस, मेरे को भी टेक पार्ट करना है, मेरा अधिकार है, मेरे भाई ने मुझे अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया है, अब मैं भी इस फ़र्म की पार्टनर हूँ, मैं भी इस फ़र्म की पार्टनर हूँ और मैं हिस्सा लूँगी, मेरे को पार्टिसिपेट करना है, मेरे को धंधा करना है, मेरे को धंधा करने का है। क्या वो ऐसा बोल सकती है? क्या वो ऐसा बोल सकती है? अपना लॉजिक लगा के बताओ। क्या अर्पिता ऐसा बोल सकती है? अगर सलमान ने अपने हिस्से का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया अर्पिता को, क्या कल से अर्पिता आके ऐसा बोल सकती है मैं भी पार्टनर हूँ, मैं भी पार्टनर हूँ, मेरे को भी धंधा करने का है, मेरे को भी धंधा करने का है। जल्दी बताओ क्या अर्पिता ऐसा बोल सकती है? नो। वेरी गुड। अर्पिता ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों?
क्योंकि किसी एक पार्टनर ने बस अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है कि चल ठीक है, जो भी मेरे हिस्से का प्रॉफिट आएगा तू खा लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि सलमान खान अर्पिता को पार्टनर बना रहा है, नहीं, पार्टनर बनाने के लिए प्रॉपर एडमिशन का प्रोसेस होता है, वो करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज़ किसी पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांसफरी पार्टनर बन जाएगा। नो, अर्पिता इज़ नॉट अ पार्टनर, उसको सिर्फ सलमान खान के हिस्से का प्रॉफिट खाने का अधिकार है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। वो पार्टनर नहीं है, वो बिज़नेस में कल से आके ये नहीं बोल सकती मेरे को भी हिस्सा लेने दो, मेरे को भी धंधा करने दो, नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं है, वो पार्टनर नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इसीलिए क्या वो फर्म को बोल सकती है अपने अकाउंट्स दिखाओ, चलो अपने अकाउंट्स दिखाओ मेरे को चेक करना है? नहीं। क्या वो फर्म को बोल सकती है अकाउंट्स दिखाओ मेरे को चेक करना है, मेरा सही कैलकुलेट किए हो कि नहीं? नहीं। द आंसर इज़ क्योंकि अर्पिता पार्टनर नहीं है, वो फर्म को नहीं बोल सकती अकाउंट्स दिखाने के लिए, क्योंकि अकाउंट सिर्फ पार्टनर्स का अधिकार होता है देखने का। तो यहाँ क्योंकि अर्पिता सिर्फ ट्रांसफर ही है, अर्पिता पार्टनर नहीं है, अर्पिता का कोई राइट नहीं बनता कि वो फर्म में आके धंधा करे। दूसरा, उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो फर्म में आके फर्म के अकाउंट्स दिखाने बोले, फर्म के अकाउंट्स डिमांड करे। बात समझ में आई? यस, बस इतनी सी बात लिखी हुई है आपकी सेक्शन 29 में। राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, मतलब अगर किसी पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफरी के क्या राइट्स बनते हैं? ट्रांसफरी के क्या राइट्स बनते हैं? अगर किसी पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफरी के क्या राइट्स बनते हैं, वो दिया हुआ है सेक्शन 29 में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अ ट्रांसफर बाय पार्टनर, कौन पार्टनर? एग्जांपल सलमान खान। अ ट्रांसफर बाय पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म ईदर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्गेज। अब इसका क्या मतलब है मैं 2 मिनट में बताती हूँ, रुको, फ्लो खराब हो जाएगा। 2 मिनट बाद बताऊँगी ईदर एब्सोल्यूट और मॉर्गेज का मतलब। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन? अ ट्रांसफर बाय पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म, उसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, और बाय क्रिएशन बाय मैनी चार्ज। इसको भी रुक जाओ, ये वाले बात को मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पर पढ़ो, येलो येलो वाला हिस्सा पढ़ो, कि अगर कोई पार्टनर ट्रांसफर करता है अपना इंटरेस्ट इन फर्म, डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी, डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म, जब तक फर्म कंटिन्यू कर रही है, जब तक फर्म चल रही है, इट डज नॉट एंटाइटल ट्रांसफरी टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अर्पिता उनके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो नहीं बोल सकती मैं भी धंधा करूंगी, नहीं, ऐसे करो वैसे करो, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। दूसरा, वो अकाउंट्स नहीं मांग सकती। तीसरा, वो बुक्स की जांच पड़ताल नहीं कर सकती। बट सिर्फ वो क्या कर सकती है? सलमान खान के हिस्से का केक खा सकती है, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। बट यस, शी इज entitled but entitled the transferee only to receive the share of profit of the transferring partner। जिस पार्टनर ने अपने हिस्से का प्रॉफिट ट्रांसफर किया है वो प्रॉफिट खा सकती है बस, और कुछ नहीं। एंड द ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट अग्रीव्ड बाय द पार्टनर, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी पार्टनर ने अग्री किया है। वो ऐसा नहीं बोल सकती तुमने गलत कैलकुलेट किया है, नानुकुर नहीं कर सकती। भाई सलमान खान खड़ा है ना वहाँ, पार्टनर देख सकता है, लेकिन ट्रांसफरी नहीं देख सकता, ट्रांसफरी नानुकुर नहीं कर सकता। तुमको लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। जो प्रॉफिट दे रहे हैं चुपचाप से लेना है तो लो, नानुकुर मत करो कि गलत कैलकुलेट किए हो, अकाउंट्स दिखाओ, ये वो ज्यादा नाटक मत करो वरना वापस ले लेंगे। लेना है तो लो वरना भाड़ में जाओ। ठीक है, तो ये वाली बात है आपकी सेक्शन नंबर 23 की। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर सलमान खान पार्टनर है, वो अपना कोई इंटरेस्ट रियली सॉरी, अगर कोई पार्टनर अपना कोई इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करता है, तो ये जो ट्रांसफरी है, अर्पिता, सलमान खान ने अपने हिस्से का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया अर्पिता को कि आज से मेरे हिस्से का प्रॉफिट अर्पिता खाएगी। तो उस केस में अर्पिता की क्या राइट है? सिर्फ प्रॉफिट खाने का राइट है भैया। आम खाओ गुठली मत गिनो, सीधा सीधा आम दे रहे हैं, आम खा लो गुठली मत गिनो, आम खाओ गुठली मत गिनो, एकदम सीधा लिख दो। यहाँ पर तो इसका तो यही मतलब है, आम खाओ गुठली मत गिनो। ठीक है, तो यहाँ पर सलमान खान ने अपने हिस्से का अपना राइट ट्रांसफर कर दिया अर्पिता को। अर्पिता ट्रांसफरी है, उसका क्या राइट बनता है? सिर्फ आम खाओ भैया, सिर्फ आम खाओ, जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो दे रहे हैं वो खा लो, जो दे रहा है वो खा लो। क्या अर्पिता बोलेगे, क्या हम ये बोलेंगे अर्पिता पार्टनर है? नहीं। नंबर 2, क्या अर्पिता इनके बिजनेस में इंटरफेयर कर सकती है? नहीं। नंबर 3, क्या इनसे वो अकाउंट्स मांग सकती है? मेरे को लग रहा है आपने गलत कैलकुलेट किया है, अकाउंट्स दिखाओ मेरे को चेक करना है, क्या वो ऐसा बोल सकती है? नहीं। चौथा,
चौथा, चौथा, चौथा, चौथा, चौथा, चौथा। क्या क्या था? हाँ, क्या वो बुक्स बुक्स इंस्पेक्ट कर सकती है? मेरे को बुक्स चेक करने का है, बुक्स वगैरह रजिस्टर वगैरह चेक करना है का है? नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ट्रांसफ़री के पास सिर्फ़ एक अधिकार है, जो सलमान खान ने अपने हिस्से का आम दिया है, उसको खा लो और कुछ नानुकुर मत करो, शांति से मुँह बंद करके खा लो। ज़्यादा नाटक करोगे तो जो आम दिए हैं, वो भी वापस ले लेंगे। ये वाली बात थी आपकी ट्रांसफ़री राइट ऑफ ट्रांसफ़री की। लेकिन मैडम एक छोटी-सी बात, ये तो तब जब बिज़नेस कंटिन्यूएशन में है। ये तो तब जब बिज़नेस कंटिन्यूएशन में है। अगर बिज़नेस बंद हो रहा है, अगर बिज़नेस बंद हो रहा है या सब पूरा फर्म डिसॉल्व हो रहा है या सलमान खान परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, सलमान खान रिटायर हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तब तो भैया अर्पिता को सलमान खान के हिस्से का पूरा प्रॉफ़िट मिलेगा, पूरा एसेट मिलेगा। उस केस में एक बात बताओ, उस केस में जब बिज़नेस बंद हो रहा है, तब तो सब कुछ नक्की हो रहा है। वैसे भी सारे अकाउंट्स, बुक्स सब बंद होंगे ही अभी और जब बुक्स बंद होती है सॉरी जब 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 फर्म बंद होता है उस केस में सारे असेट्स कैलकुलेट करते हैं सारे प्रॉफिट जितना भी हिस्सेदारी होता है पार्टनर का पूरा कैलकुलेट करते हैं तो जब फर्म बंद हो रही है तब तो वैसे भी अब सब कुछ बंद हो रहा है। तो अब अगर ट्रांसफ़री आता है क्योंकि अब ट्रांसफ़री को ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, प्रॉफ़िट भी मिलेगा, एसेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो भी सलमान खान के हिस्से का है। अब अगर अर्पिता आती है, बोलती है मेरे को अकाउंट्स चेक करना है, अब आप उसको मना नहीं कर सकते क्योंकि फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद हो रही है। उस समय अगर ट्रांसफ़री आता है, बोलता है मेरे को अकाउंट चेक करना है, तो आप उसको चेक करने दोगे। उस समय वो कर सकता है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। सेकंड वाले लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ था कि अगर फर्म कंटिन्यूएशन में चल रही है बंद नहीं हो रही है ये देखो यहाँ पर क्या लिखा था ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ फर्म मतलब फर्स्ट पॉइंट में बिजनेस बंद नहीं हो रही थी सेकंड पॉइंट में इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड यानी कि फर्म डिसॉल्व हो रही है और इफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी पार्टनर या तो फर्म डिसॉल्व हो रही है या तो ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर यानी कि सलमान खान की या तो रिटायर हो रहा है या तो डेथ हो गया सलमान खान फर्म छोड़ के जा रहा है सलमान खान ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया ना और अगर सलमान खान परमानेंटली फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसके हिस्से का एसेट भी तो मिलेगा ना उसको उसके हिस्से का शेयर मिलेगा एसेट मिलेगा सब कुछ मिलेगा तो यहाँ पर या तो अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है या फिर ट्रांसफरिंग पार्टनर यानी सलमान खान वो सीज टू बी अ पार्टनर या तो वो रिटायर हो रहा है या तो उसकी डेथ हो गई उस केस में ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड एज द रिमेनिंग पार्टनर टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड अकाउंट्स उसको उसके हिस्से का शेयर ऑफ प्रॉफिट और अकाउंट्स मिलेगा टू विच ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल और इसके लिए क्या वो अकाउंट्स डिमांड कर सकती है यस 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 उस केस में वो अकाउंट्स डिमांड कर सकती है एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ये छोटी सी बात थी आपकी सेक्शन 29 की इसी के साथ अपना सेक्शन 29 होता है कंप्लीट एक ये ग्रीन वाला बात बताना है मेरे को या तो आप अपना एब्सोल्यूट ट्रांसफर राइट ट्रांसफर कर सकते हो एब्सोल्यूट यानी पूरा का पूरा सलमान खान ने पूरा अपना राइट अपनी बहन को ट्रांसफर कर दिया कि आज के बाद मेरे हिस्से का सब कुछ इस फर्म में जो भी मेरे हिस्से का है वो सब कुछ अर्पिता को मिलेगा ये है एब्सोल्यूट ट्रांसफर दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं ये फर्म है इसमें शाहरुख खान आमिर खान और सलमान खान पार्टनर है सलमान खान पार्टनर है ठीक है मान के चलो सलमान खान ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एसबीआई से लोन ले लिया एसबीआई से लोन ले लिया ये फर्म का लोन नहीं है सलमान खान ने कोई पर्सनल लोन ले लिया सलमान खान ने कोई पर्सनल लोन ले लिया अब बैंक जो है ना वो गिरवी मांग रही है कुछ मॉर्गेज दो कुछ सिक्योरिटी दो तो सलमान खान के पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं गिरवी रखने के लिए उसने क्या बोल दिया कि एक काम कर मेरा ना 33.33% की हिस्सेदारी है इस फर्म में तो एक काम कर मैं अपना 33.33% की जो हिस्सेदारी है ना वो तेरे को दे देता हूँ वो तेरे को दे देता हूँ तो जब आप एज अ मॉर्गेज अपना हिस्सा देते हो किसको जिससे आप लोन ले रहे हो ऐसा आप कर सकते हो हाँ ऐसा भी आप कर सकते हो तो कैसे किन किन तरीकों से आप अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं या तो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट यानी नो इफ नो बट हमने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया या फिर बाय मॉर्गेज यानी एज अ सिक्योरिटी मैंने लोन लिया लोन के बदले मैंने एज अ सिक्योरिटी अपना हिस्सा अपना प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफर कर दिया या फिर बाय क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट इसका भी वही मतलब है कि हमने अपने इंटरेस्ट में चार्ज क्रिएट कर दिया यानी कि बैंक को बोल दिया बैंक देख
मैं अपने हिस्से को गिरवी रखती हूँ, मैं अपना मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उस पे मैं चार्ज क्रिएट करती हूँ, चार्ज यानी सिक्योरिटी। यानी कि अगर मैंने तेरा लोन वापस नहीं किया, तो मेरे हिस्से का जो भी इन सालों का प्रॉफिट आएगा, पूरा तू रख लेना। तो यहाँ पर आप जो अपना राइट ट्रांसफ़र करते हो, या तो उसको एब्सोल्यूट तरीके से भी कर सकते हो, या मॉर्टगेज या सिक्योरिटी की तरह भी कर सकते हो। ये था आपका सेक्शन 29। सेक्शन 29 एक बार एनालिसिस पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस में लिखा हुआ है, अ शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल। क्या सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो हिस्सा है, क्या आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ, अभी तो बताया सलमान खान ने अर्पिता को ट्रांसफर किया, तो कर सकता है, तभी वो एग्जांपल दिया ना मैंने, कर सकता है तभी तो ट्रांसफर किया। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, क्या पार्टनरशिप का जो आपका हिस्सा होता है, शेयर होता है, वो ट्रांसफरेबल होता है? हाँ, ट्रांसफरेबल होता है। बट इसका मतलब ये है क्या कि अब आप पार्टनर नहीं रहे, आपकी जगह अर्पिता पार्टनर बन गई? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अपना हिस्सा ट्रांसफर किया है, यानी सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है। इससे ट्रांसफरी पार्टनर नहीं बन जाएगा। समझ में आया? तो अगर पहली बात, क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफरेबल होता है? यस, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, but as the partnership relationship is based on mutual confidence, so assignee of partners interest by sale और मॉर्गेज और अदरवाइज जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, या तो हो सकता है वो सेल के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो, या मॉर्गेज या अदरवाइज। अगर अगर आपने इंटरेस्ट असाइन कर दिया, तो कैन नॉट एंजॉय द सेम राइट्स एज द ओरिजिनल पार्टनर। क्या बोल दिया मैडम? इस लाइन को पढ़ो। यहाँ लिखा है, द असाइनी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट cannot enjoy the same right as that of partner। इसका क्या मतलब है? ये असाइनी कौन है? अपने एग्जाम्पल में अर्पिता खान है, अर्पिता खान। अगर आपने असाइन कर दिया किसी को अपना राइट, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसफरी या असाइनी। असाइनी तो क्या असाइनी के पास सेम राइट होंगे जो पार्टनर्स के पास होते हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्या वो पार्टनर बन जाएगी? ऑब्वियसली नहीं। तो वही क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि असाइनी कैनॉट एंजॉय सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज दैट ऑफ अ पार्टनर। तो असाइनी की राइट्स होती क्या क्या है? तो अलग अलग राइट्स होती हैं। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ट्रांसफर की अलग राइट होती है, और ऑन डिसोल्यूशन ट्रांसफर की अलग राइट होती है। अगर मैं ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन के बारे में बात करूं, तो ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन क्या क्या राइट्स होती है ट्रांसफर की? क्या वो क्या क्या राइट, क्या क्या वो एंटाइटल नहीं होता है? क्या वो इंटरफेयर कर सकता है बिजनेस में? नहीं कर सकता। क्या वो अकाउंट्स मांग सकता है? नहीं मांग सकता। क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नहीं इंस्पेक्ट कर सकता। सो ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन, जब तक बिजनेस बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, ट्रांसफर इज नॉट एंटाइटल, ट्रांसफर को अधिकार नहीं है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, अकाउंट्स मांगने का, बुक्स इंस्पेक्ट करने का। बट उसके पास क्या अधिकार है? उसके पास सिर्फ इतना इतना अधिकार है, आम खाओ गुठली मत गिनो, यानी कि अपने हिस्से का प्रॉफिट खा लो। दैट्स इट, दैट्स इट। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये गलत है, आपने गलत कैलकुलेट किया, आपका अकाउंट्स गलत है, ये वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप अपने हिस्से का आम खा सकते हैं, राइट? सो ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। सलमान खान का जो राइट टू रिसीव प्रॉफिट है, सिर्फ वो खा सकती है ट्रांसफरिंग पार्टनर, यानी अपने केस में सलमान खान। एंड ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज अग्रीड बाय पार्टनर। जो भी पार्टनर ने उसको दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ही कैन नॉट चैलेंज दी अकाउंट्स, वो अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता। पार्टनर जो भी उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट दे रहा है, वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट या तो डिसोल्यूशन में, या तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, या तो डिसोल्यूशन, या तो रिटायरमेंट ऑफ सलमान खान, या तो डिसोल्यूशन या तो रिटायरमेंट के केस में क्या क्या ट्रांसफरी के पास राइट होंगे? ट्रांसफरी के पास राइट होंगे उसके हिस्से का असेट्स और शेयर रिसीव करने का। उसके साथ साथ उस केस में वो अकाउंट्स भी डिमांड कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जिस दिन से डिसोल्यूशन हुआ, उस दिन के बाद के सारे ट्रांजेक्शन, सारे अकाउंट्स डिमांड कर सकता है, राइट? फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वो अपने सारे अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, अकाउंट्स मांग सकता है। कब? डिसोल्यूशन के टाइम पे। बट जब कंटिन्यूएशन में रहेगा फर्म, तब वो अकाउंट्स नहीं मांग सकता। बट जब फर्म डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन के बाद जो ट्रांसफरी है, जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, जो ट्रांसफरी है उसका क्या क्या अधिकार बनेगा? उसके हिस्से का प्रॉफिट और एसेट मिले उसको। दूसरा, उस केस में वो अकाउंट्स भी डिमांड कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये था आपका सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 31। आगे एक और सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 31, उसको भी रीड करके यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच वी विल डिस्कस हियर इन आफ्टर। नो पर्सन
can be introduced as a partner in the firm without the consent of all partner. सेक्शन 31 एडमिशन के बारे में बात करता है। वो बोलता है कि अगर आपको किसी पर्सन को एज़ अ पार्टनर एडमिट करना है, तो वो सिर्फ़ सारे पार्टनर्स की कंसेंट से होगा। ये वाली बात आपने 11th-12th में भी पढ़ी होगी। 12th में पढ़ी होगी कि 3 पार्टनर्स हैं, राजू, श्याम और बाबू राव। वो चाहते हैं अनुराधा को पार्टनरशिप में एंटर करना। वो चाहते हैं अनुराधा को भी पार्टनर बनाना। तो अगर राजू ने हाँ बोला, बाबू राव ने हाँ बोला, श्याम मना करता है, तो क्या अनुराधा पार्टनर बन जाएगी? नहीं। अगर आपको किसी को पार्टनर बनाना है, तो उसके लिए सारे रिमेनिंग पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। आपको किसी नए बंदे को पार्टनरशिप में एंटर करवाना है, किसी नए बंदे को पार्टनर बनाना है, तो राजू, श्याम, बाबूराव सारे के सारे एक्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, तभी नया पार्टनर आएगा, वरना नया पार्टनर नहीं आएगा, वरना नया पार्टनर नहीं आएगा। इतनी सी बात है, ये बात तो आपको पता होगी। तो एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज़ अगर राजू अपने हिस्से का प्रॉफिट अनुराधा को ट्रांसफर कर देता है, तो क्या इससे अनुराधा पार्टनर बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 पार्टनर बनने के लिए बाकी सारे एक्जिस्टिंग पार्टनर का कंसेंट होना ज़रूरी है। समझ में आया? यही वाली बात यहाँ लिखी हुई है कि सेक्शन 31 में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको किसी को पार्टनर बनाना है, तो उसके लिए कंसेंट लगेगी सारे पार्टनर्स की, उसके लिए कंसेंट लगेगी सारे पार्टनर्स की, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अ पार्टनर्स कैन नॉट बाय ट्रांसफरिंग हिज ओन इंटरेस्ट मेक एनीवन एल्स पार्टनर इन हिज प्लेस। अगर आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है आप उसको पार्टनर बना रहे हो। अगर सलमान खान ने अपने हिस्से का प्रॉफिट अर्पिता को ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्पिता पार्टनर बन जाएगी। अनलेस अदर पार्टनर्स अग्री टू एक्सेप्ट द पर्सन एज अ पार्टनर, अनलेस एंड अनटिल सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों ने बोला चलो ठीक है अर्पिता को पार्टनर बना लेते हैं। अनलेस एंड अनटिल तीनों ने बोला, सारे पार्टनर्स अग्री कर गए अर्पिता को पार्टनर बनाने के लिए। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान तीनों के तीनों अग्री कर गए कि चलो अर्पिता को पार्टनर बना लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसी केस में अर्पिता पार्टनर बनेगी। अदरवाइज जस्ट बिकॉज़ सलमान खान ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया अर्पिता को, अर्पिता पार्टनर नहीं बन जाएगी। एट द सेम टाइम अ पार्टनर इज नॉट डीबार्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट। मतलब पार्टनर को मना ही नहीं है, आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कोई भी पार्टनर चाहे तो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि सलमान खान चाहे तो अपना हिस्से का प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकता है अर्पिता को। अ पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप कैन बी रिगार्डेड एज एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड टेंजिबल प्रॉफिट व्हिच कैन बी असाइन। पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को असाइन कर सकते हैं। तो ये था अपना सेक्शन 29। जल्दी से बता दो कोई डाउट है कि नहीं, जल्दी से बता दो सेक्शन 29 समझ में आया कि नहीं। यस, सेक्शन 29 समझ में आया कि नहीं, सेक्शन 29 समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बता दो। नो डाउट, ओके। सेक्शन 29 अच्छे से समझ में आ गया है, नो डाउट इन सेक्शन 29। इसी के साथ अपना सेक्शन 29 अपना होता है कंप्लीट। यस, योर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 30। सेक्शन 30 बेसिकली सेक्शन 30 ना आपका आधा पढ़ा हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। सेक्शन 30 माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 30 मैम आपको पता है माइनर के बारे में कि माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड समवेयर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ चुके हो, पार्टनरशिप के यूनिट 1 में भी पढ़ चुके हो कि माइनर जो है पार्टनर बन सकता है कि नहीं। क्या आपको पता है माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं? यस चारू, माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं?
नो नहीं बन सकता। वेरी नाइस। सो यहाँ पर याद करो अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था और पार्टनरशिप के यूनिट 1 में भी पढ़ा था कि एक माइनर जो होता है वो नन्हा-मुन्ना भोला-भाला बच्चा, उसके पास बुद्धि नहीं होती है। वो जो 18 साल से छोटा बच्चा है, हाँ, वही जो 18 साल से छोटा बच्चा है, वो जो होता है ना उसके पास बुद्धि नहीं होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझे। इसीलिए पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता और इसीलिए पार्टनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, वो पार्टनरशिप नहीं बन में एंटर नहीं कर सकता। लेकिन याद करो अपन ने बताया था अपन ने ये भी पढ़ा था कि वो क्यों पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि माइनर कभी भी लायबल नहीं हो सकता। माइनर के ऊपर लाइट चली गई, ठीक है। कोई बात नहीं, अपन एक मॉनिटर को ऑफ कर देते हैं। ओके, ओके। Yes, very good answer, Charu. But in the case of partnership consent of all partner, he can be admitted as a beneficiary. Very good answer. Very good answer. तो यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया? यहाँ पर याद करो अपन ने पढ़ा था कि माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि माइनर कभी भी किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं हो सकता। माइनर के ऊपर कभी लायबिलिटी नहीं आ सकती, इसलिए वो पार्टनर नहीं बन सकता। बट हाँ, अगर सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तो उसको बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप उसको बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है, वो भी अगर सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तो। समझ में आया? तो ये छोटी सी बात थी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो पर्सन होता है माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच ही इज अ सब्जेक्ट मे नॉट बिकम अ पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि सबकी कंसेंट के साथ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइमिंग ही मे एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स, सबकी परमिशन के साथ वो बेनिफिट्स में एडमिट हो सकता है। अच्छा, क्या माइनर के पास जाँच-पड़ताल करने का अधिकार होता है? क्या माइनर के पास राइट टू शेयर इन द एसेट होता है? द आंसर इज येस। सच माइनर हैज़ राइट टू शेयर द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स एज़ इन द अग्रीड रेट एंड हैव राइट टू एक्सेस एंड इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ द अकाउंट्स। मतलब आप ये मत समझना कि वो छोटा बच्चा है तो उसको अकाउंट्स नहीं समझ में आएगा। भैया 11th-12th कॉमर्स का बच्चा होगा तो अकाउंट समझ में आ जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको गुमराह कर दो, उसका प्रॉफिट खा जाओ, उसको प्रॉफिट मत दो और उसको अकाउंट्स मत दिखाओ। तो अगर माइनर को लगेगा कुछ झोल हो रहा है मेरे साथ, कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये लोग मेरे हिस्से का प्रॉफिट मेरे को प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हैं, तो माइनर जो है ना, क्या वो अकाउंट्स की जाँच पड़ताल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखो, एक बात अपन सिंपल सी पढ़ चुके हैं कि हर पार्टनर के पास अधिकार होता है फर्म के बुक्स की जांच पड़ताल करना, फर्म के बुक्स को इंस्पेक्ट करना, अकाउंट्स मांगना हर पार्टनर का अधिकार होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। हर पार्टनर का अधिकार होता है, हर पार्टनर का अधिकार होता है। तो वो माइनर है तो क्या हुआ, अधिकार होगा उसका अकाउंट्स की जांच पड़ताल करना, अकाउंट्स की जांच पड़ताल करना। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि माइनर शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, सॉरी सेकेंड वाला पॉइंट, माइनर हैज राइट टू शेयर द असेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। यानी कि जो माइनर है वो लॉस के लिए तो लाइबल नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा, हाँ। असेट में भी हिस्सेदारी मिलेगी क्या? हाँ, जो असेट है ना उसमें भी हिस्सेदारी मिलेगी जब फर्म डिसॉल्व होगी तो यहाँ पर बोल रहे हैं माइनर को क्या क्या राइट मिलेगा, क्या राइट टू शेयर असेट मिलेगा? यस। शेयर प्रॉफिट मिलेगा? यस, दोनों मिलेगा। और क्या वो जांच पड़ताल कर सकता है? हाँ। अकाउंट्स मांग सकता है? हाँ। वो बुक्स भी इंस्पेक्ट कर सकता है और अकाउंट्स भी मांग सकता है, अकाउंट्स भी मांग सकता है। अब ये थर्ड वाला पॉइंट ना मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। थर्ड वाला पॉइंट ऐसे नहीं समझ में आएगा, थर्ड वाला पॉइंट मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। क्या मैडम, जैसे मान के चलो कि ये फर्म है, कौन सी फर्म है? ये फर्म है, ठीक है। थ्री इडियट छोटा कर देते हैं, ये फर्म है। अब इन्होंने ना एक माइनर को एडमिट कर लिया। कौन माइनर? कोई जान सकता है कौन माइनर? ये माइनर। क्या आप इसको जानते हैं? मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर। क्या आपने थ्री इडियट्स देखी है?
क्या आप क्लोज़अप करते हैं? यस, क्या आप मिलीमीटर को जानते हैं? थ्री इडियट्स वाला मिलीमीटर? जल्दी से बता दो, क्या आप मिलीमीटर को जानते हैं? नो, नहीं जानते? थ्री इडियट्स नहीं देखी है आपने? ये इनके कॉलेज में था। इस इनको मिलीमीटर बोलते थे इसको ये लोग, रैंचो ने नाम रखा था इसका मिलीमीटर। ठीक है, चलो छोड़ो। वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। प्रियांशी जानती है, वेरी गुड। ठीक है, तो मान के चलो कि ये तीनों पार्टनर्स हैं। इन तीनों ने अपनी पार्टनरशिप में मिलीमीटर को भी ऐड कर लिया। ये जो मिलीमीटर है ना, ये माइनर है। मिलीमीटर इज माइनर। तो यहाँ पर ये तीनों की पार्टनरशिप है, फरहान, रैंचो, राजू की। इन तीनों की पार्टनरशिप में इन्होंने एक माइनर को ऐड कर लिया जो कि है मिलीमीटर। अब हुआ क्या, 2019 में प्रॉफिट हो गया। मान के चलो चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल इक्वल। मान के चलो चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5 इज टू, सॉरी, 4:3 2 1, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1। अब हुआ क्या, मान के चलो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। 2019 में 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो सबको उनका उनका हिस्सा मिल जाएगा। इसको फरहान को 4,000 मिल जाएगा, रैंचो को 3,000 मिल जाएगा, राजू को 2,000 मिल जाएगा और मिलीमीटर को 1,000 मिल जाएगा। ठीक है, बात को समझो कि मिलीमीटर को 2019 में प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट का हिस्सेदारी 1,000, 1,000, 1,000 मिलीमीटर को उसके प्रॉफिट की हिस्सेदारी मिल गई। ठीक है, अब मान के चलो 2020 में फर्म को 5,000 का लॉस हो जाता है। फर्म को 5,000 का लॉस हो जाता है। यानी कि इसको लॉस बियर करना पड़ेगा 2,000, इसको लॉस बियर करना पड़ेगा डे 1,500, इसको लॉस बियर करना पड़ेगा 1,000 और इसको लॉस बियर करना पड़ेगा 500। तो ये कितने के लिए लायबल होगा, 500 के लिए। बट आप बोलोगे मैम माइनर तो कभी भी लायबल नहीं हो सकता। आप लोग मुझे बोलोगे मैम माइनर तो कभी लायबल नहीं हो सकता, तो माइनर कैसे 500 रुपए के लिए लायबल होगा। मैं बोलूंगी रुको जरा, सबर करो। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जितना प्रॉफिट उसको मिला है फर्म में, उतने पैसे के लिए वो लायबल हो सकता है। यानी कि वो उसको 1,000 तक का बेनिफिट मिल गया अभी तक, तो वो 1,000 तक का अगर लाइबिलिटी आएगी तो वो उसको पे ऑफ करेगा, उसके लिए वो लायबल होगा, उसके लिए वो लायबल होगा। यानी कि जितना उसको प्रॉफिट मिला है, जितना उसको बेनिफिट मिला है, उतने अमाउंट के लिए वो लायबल ठहराया जा सकता है। यानी कि मान के चलो 2021 में फिर लॉस हो गया और उसके ऊपर लॉस की लाइबिलिटी आई 800 रुपए। बोल रहे हैं उसको 800 रुपए, तेरे हिस्से का लॉस 800 रुपए है, क्या वो 800 रुपए के लिए लायबल होगा? नहीं, वो मैक्सिमम 500 रुपए के लिए और लायबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको 1,000 रुपए फर्म से मिले थे। ज़्यादा से ज़्यादा आप वो 1,000 रुपए वापस ले सकते हो। उससे एक्स्ट्रा कुछ भी उसकी जेब से नहीं मँगवा सकते। उसको 1,000 रुपए फर्म से मिले थे। 500 रुपए वो प पहले ही भर चुका था। अब वो मैक्सिमम 500 रुपए भर सकता है, तो उसको जो 1,000 रुपए फर्म से मिले थे, वो चुका देगा। बट आप उसको बोलोगे भाई तू अपने घर से 300 रुपए और लाके दे, तो वो वैसा नहीं हो सकता। यानी कि वो पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। बात समझ में आई? मिलीमीटर जो है वो माइनर है, वो पार्टनर है। क्या वो लायबल हो सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ़ जितना उसको बेनिफिट फर्म से मिला है, उतना ही मैक्सिमम उतना ही अमाउंट के लिए वो लायबल हो सकता है। उससे ज़्यादा कुछ भी वो पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। पर्सनली लायबल यानी उसको जितना आप दिए हो, मैक्सिमम उतना वापस ले लो, उतना वापस ले लो। उसको ये नहीं बोल सकते कि तू और लायबिलिटी आई है तेरे ऊपर, जा घर से जा पैसा लेके आ, अपना प्रॉपर्टी बेच कर के ला, अपना फ़ोन बेच कर के ला। ऐसा नहीं बोल सकते आप, राइट? समझ में आया? तो वो पर्सनली लायबल नहीं हो सकता, बट हाँ, जितना बेनिफिट उसको फर्म से मिला है, उतना मैक्सिमम पे करने के लिए उसको लायबल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में वही वाली बात लिखी हुई है कि ये जो माइनर है, माइनर का जो शेयर है, शेयर यानी हिस्सेदारी, उसको जितना हिस्सेदारी मिला है, वो लायबल हो सकता है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। यानी माइनर शेयर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, बट वो पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। उसका शेयर जो मिला है, वो लायबल हो सकता है, यानी तू वापस कर अपना शेयर, चल भर, लॉस भर, लेकिन उसको ये नहीं बोल सकते जा घर से पैसा लेके आ, तो उसको पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। उसको ये नहीं बोल सकते जा तू अपना पर्सनल पैसा निकाल के दे, नहीं। आपने फर्म में जितने पैसे दिए उसको मैक्सिमम उतना ही वापस ले सकते हो। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि माइनर का शेयर
लायबल हो सकता है फर्म के लिए, लेकिन माइनर का शेयर लायबल हो सकता है फर्म के लिए, लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं हो सकता, पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या वो स्यू कर सकता है, केस कर सकता है? द आंसर इज नो। Such minor may not sue the partners, may not sue the partners for the accounts or payment of his share of profit of the firm, save when he is severing his connection from the firm. यहाँ पर एक बात बोल दी गई आपको कि अगर आप पार्टनरशिप में हो, उस केस में क्या आप अकाउंट्स एक्सेस करने के लिए, सॉरी नॉट अकाउंट्स एक्सेस करने के लिए, अपना पेमेंट मांगने के लिए क्या फर्म के अगेंस्ट केस कर सकते हो? द आंसर इज नहीं। आप एक लीगल पर्सन नहीं हो। तो यहाँ पर एक बात बोल दिया गया कि अगर माइनर को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है उसके हिस्से का, बाकी सारे पार्टनर्स उसके हिस्से का प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, तो क्या माइनर केस कर सकता है? द आंसर इज नो। जनरली नहीं कर सकता, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर वो छोड़ करके जा रहा है, उस केस में कर सकता है। देखो यहाँ एक बात लिखी हुई है कि सच अ माइनर मे नॉट स्यू द पार्टनर्स फॉर अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट। यहाँ पर वो अपना प्रॉपर्टी और अपने हिस्से का प्रॉफिट लेने के लिए स्यू नहीं कर सकता, यानी केस नहीं कर सकता, एक्सेप्ट व्हेन ही इज सीवियरिंग। सीवियरिंग यानी अलग हो रहा है, सीवियर करना यानी सेपरेट करना, सेपरेट। एक्सेप्ट जब वो सेपरेट हो रहा है, यानी अगर वो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट और प्रॉपर्टी बनता है वो उसको दे दो। अब अगर नहीं दोगे तो वो केस कर सकता है। जब तक वो पार्टनर है तब तक, जब तक वो पार्टनर है तब तक वो अपने हिस्से का प्रॉफिट या प्रॉपर्टी लेने के लिए केस कर सकता है? नहीं। बट जिस दिन वो छोड़ करके जाएगा, जिस दिन वो सीवियर होगा, जिस दिन वो सेपरेट होगा, जिस दिन वो रिटायर होगा, उस दिन क्या वो, अगर उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट और प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा तो केस कर सकता है? हाँ, तब कर सकता है। बात समझ में आई क्या? कि माइनर मे नॉट स्यू द पार्टनर्स फॉर अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द फर्म, वो स्यू नहीं कर सकता, लेकिन सेव व्हेन सीवियरिंग हिज कनेक्शन, यानी कि वो अगर सीवियर हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है, वो फर्म छोड़ के जा रहा है, वो फर्म से जुदा हो रहा है, वो फर्म से सेपरेट हो रहा है, तो वो स्यू कर सकता है। एंड इन सच केस द अमाउंट ऑफ हिज शेयर शैल बी डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन। उस केस में प्रॉपर वैल्यूएशन होगा उसकी, उसका हिस्सा कितना है तो उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर और पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू डिसॉल्व द फर्म अपॉन द नोटिस ऑफ अदर पार्टनर मे इलेक्ट इन एनी सूट टू डिसॉल्व द फर्म। अगर पार्टनर्स ने बोला चलो बंद करते हैं, चलो बंद करते हैं, मजा नहीं आ रही, मजा नहीं आ रही, अगर पार्टनर ने फर्म डिसॉल्व करने का डिसाइड कर लिया, देयर अपॉन द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द सूट शैल एज वन फॉर डिसोल्यूशन एंड फॉर सेटलिंग अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स, एंड the amount of share of the minor shall be determined along with the share of other partner। एक ऐसी बकवास बात लिखी हुई है कि अगर फर्म बंद हो रही है, पूरी की पूरी फर्म बंद हो रही है, पूरी की पूरी फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो इस केस में ना क्या कोर्ट के ऊपर ये मैटर जा सकता है पार्टनर्स का शेयर डिसाइड करने के लिए? यस, कोर्ट के कोर्ट के पास ये मैटर जा सकता है। और कोर्ट क्या इस मैटर से डील कर सकती है? हाँ जी, कोर्ट इस मैटर से डील कर सकती है, सूट एक्सेप्ट कर सकती है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फॉर फॉर द शेयर ऑफ द फर्म, फॉर द शेयर ऑफ द पार्टनर्स, कि किस पार्टनर्स का कितना शेयर है। क्या हम कोर्ट में केस कर सकते हैं? माइनर कोर्ट में केस कर सकता है कि मेरा इतना शेयर है, कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि मेरा कितना हिस्सा है। बिल्कुल कर सकता है, और कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे, किस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा। तो ये वाली छोटी सी बात थी। वैसे तो इजी है ये सेक्शन, बट थोड़ा सा लेंदी है। वैसे तो इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है। अब यहाँ पर देखो, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट में आओ। यहाँ पर लिखा है कि एक माइनर जैसे ही मेजर बन जाता है, यानी कि मिलीमीटर जैसे ही सेंटीमीटर बन जाएगा। मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया। मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया, यानी कि ये जो मिलीमीटर था ना,
ये मेजर हो गया, ये 18 साल का हो गया, ये मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया है, ये अब मेजर हो गया। अगर मूवी नहीं देखी होगी तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मूवी देखे होगे तो समझ में आना चाहिए। ये मिलीमीटर सेंटीमीटर बन गया, यानी कि ये जो मिलीमीटर था ये मेजर बन गया। अब इसको 6 महीने का समय दिया जाएगा। भैया भैया तुरंत-तुरंत तो मेजर हुआ है, 18 साल हुआ है, थोड़ा सेलिब्रेट करने दो। तुरंत उसके गले पे डंडी दे दोगे क्या? आज के आज बता पार्टनर बनना है कि नहीं, पार्टनर कंटिन्यू करना है कि नहीं? उसको 6 महीने का समय तो दो। बेचारा अभी-अभी 18 साल का हुआ है, बाकी सारे गलत काम भी तो करेगा ना जो 18 साल के बाद अलाउ रहते हैं। तो यानी कि कहने की बात है, उसको थोड़ा समय तो दो। तो उसको कितना समय दिया गया? 6 महीने का समय दिया गया। मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया, तो उसको 6 महीने का समय दिया गया कि ये सेंटीमीटर 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर डिसाइड कर ले कि तेरे को इन तो तीनों के साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है कि छोड़ के जाना है। तेरे को इन तीनों के साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है कि छोड़ के जाना है। तो यहाँ पर उसके पास 6 महीने का समय होता है। ये वाली बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर पॉइंट नंबर 5 में। क्या? कि एट एनी टाइम विथिन द 6 मंथ्स फ्रॉम अटेनिंग हिज मैच्योरिटी, जिस समय वो 18 बर्थडे आता है उसका, 18 बर्थडे जिस दिन वो मेजर बनता है, जिस दिन उसका 18वाँ बर्थडे आता है, उसके 6 महीने के अंदर-अंदर और ऑब्टेनिंग हिज नॉलेज दैट ही हैज अटेंड, इसको मैं बाद में डील करती हूँ। सच पर्सन मे गिव अ पब्लिक नोटिस, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वो पार्टनर बन गया है। अगर वो इलेक्ट करता है कि मैं पार्टनर बन गया हूँ या मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसके लिए उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। गाँव में ढिंढोरा पिटवाना पड़ेगा कि गाँव वालों सुन लो, मैं पार्टनर बन गया हूँ, मैं मेजर बन गया हूँ, या फिर नहीं मैं पार्टनर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अब पार्टनर नहीं रहा। तो वो जो पर्सन है उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि या तो वो इलेक्ट करेगा टू बिकम पार्टनर, या तो वो इलेक्ट करेगा नॉट टू बिकम पार्टनर। उसके पास ऑप्शन है, या तो वो पार्टनर बन सकता है या तो वो पार्टनरशिप से छोड़ के भी जा सकता है, और इसके लिए उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, और ये पब्लिक नोटिस उसकी पोजीशन डिटरमाइन करेगी। वो जो पब्लिक नोटिस में बोलेगा वही डिसाइड करेगा उसकी पोजीशन। अगर उसने पब्लिक नोटिस में बोल दिया मैं पार्टनर बनने के लिए इलेक्ट करता हूँ, तो वो पार्टनर कहलाएगा। अगर उसने पब्लिक नोटिस में बोल दिया नहीं मैं पार्टनर नहीं बनता हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर वो पार्टनर नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसको 6 महीने का समय दिया जाता है। अच्छा, मान के चलो कि ये मिलीमीटर सेंटीमीटर तो बन गया, बट इसको पता ही नहीं चला कि ये इन तीनों की फर्म में पार्टनर है। हाँ, ऐसा होता है, माइनर को कई बार माइनर पार्टनर होता है, उसको पता ही नहीं होता है, उसको खुद ही नहीं पता होता है कि वो पार्टनर है। मान के चलो ये मिलीमीटर सेंटीमीटर बन गया, मेजर हो गया, लेकिन इसको नहीं पता था कि ये इन तीनों की फर्म में पार्टनर है। बताऊँ 7 महीनों के बाद, 7 महीनों के बाद इसको पता चला कि ये इन तीनों की फर्म में पार्टनर है। तो ऑब्वियस सी बात है जब उसको पता चलेगा तभी तो वो इलेक्ट करेगा ना, तभी तो वो इलेक्ट करेगा कि पार्टनर बनूँ कि नहीं बनूँ। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि या तो 6 महीना या तो जिस दिन भी उसको पता चलेगा व्हिचएवर इज़ लेटर, यानी कि या तो 6 महीने के अंदर इलेक्ट करो, और अगर 6 महीने के अंदर उसको पता ही नहीं चला कि वो पार्टनर है, तो वो इलेक्ट कैसे करेगा? तो जब तक उसको पता नहीं चल जाता कि वो पार्टनर है, तब तक का उसको टाइम देंगे, 6 मंथ्स, और व्हेन ही कम टू नो दैट इज़ अ पार्टनर व्हिचएवर इज़ लेटर, लेटर यानी जो भी बाद में आएगा, उसको कितना समय दिया गया? उसको समय दिया गया at any time within 6 months from attaining majority, within 6 months from attaining majority और obtaining knowledge that he is a partner whichever is later। एग्जाम्पल देती हूँ इसको समझने के लिए। मान के चलो कि पार्टनरशिप हुई हमारी 1 जनवरी 2022 को। अब इसमें 6 महीना कहाँ कब खत्म होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि इनका 6 महीना खत्म होगा 30 जून 2022। ठीक है? तो मान के चलो कि मान के चलो कि एक पार्टनरशिप चल रही थी किसके बीच में? रैंचो, फरहान, राजू और मिलीमीटर, ये चारों के बीच में पार्टनरशिप थी। 1 जनवरी 2022 को मिलीमीटर सेंटीमीटर बन गया, यानी कि मेजर हो गया। 1 जनवरी 2022 को वो मेजर हो गया। तो हम उसको बोल रहे हैं भाई तेरे को हम 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने के अंदर डिसाइड कर ले। उसको हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। यानी कि हम उसको 1 जनवरी से लेके 30 जून 2022 तक का टाइम दे रहे हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि उसको पार्टनर कंटिन्यू करना है कि छोड़ के जाना है। अब मान के चलो कि उसको यहाँ पर बीच में उसको ना मार्च में पता चल गया था कि वो पार्टनर है। पता चल गया था कि वो पार्टनर है। मार्च में पता चल गया था कि वो पार्टनर है। तो उसको कितना समय मिलेगा डिसाइड करने के लिए कि
चूज करे कि नहीं, पार्टनर बने कि नहीं बने, यहाँ तक का टाइम मिलेगा। कहाँ तक का? 30 जून का। तो यानी कि दिस और दिस विच एवर इज लेटर, जो भी डेट बाद में आएगी, यहाँ पर उसको नॉलेज पहले मिला और 6 महीना खत्म बाद में हुआ, तो यहाँ पर उसकी लास्ट ड्यू डेट कौन सी होगी डिसाइड करने की? 30 जून। 30 जून। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, उसको पता ही नहीं था कि वो पार्टनर है। उसको ना 30 जुलाई को पता चला, उसको 30 जुलाई को पता चला कि वो पार्टनर है। उसको उसको 30 जुलाई को पता चला कि वो पार्टनर है। अब एक बात बताओ, 30 जून तक वो कैसे डिसाइड करेगा पार्टनर रहे कि नहीं रहे? उसको तो पता ही नहीं है कि वो पार्टनर है कि नहीं है। इस केस में उसको जब तक पता नहीं चल जाता, तब तक का उसको समय मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए कि पार्टनर रहे कि नहीं रहे। तो दोनों में से द आंसर इज विच एवर इज लेटर, या तो 6 महीना या तो जिस दिन भी पता चला, दोनों में से जो भी बाद में आएगा। यहाँ पर बाद में क्या आ रहा है? 30 जून की 30 जुलाई, बाद में 30 जुलाई आ रहा है ना, यानी कि 30 जुलाई तक का उसके पास टाइम है डिसाइड करने का। बट अगर ये डेट पहले आती तो विच एवर इज लेटर यानी कि 30 जून तक का टाइम मिलता। समझ में आ रहा है आपको कि पार्टनर माइनर को कितना टाइम मिलेगा डिसाइड करने के लिए? या तो 6 महीना, और जब वो मेजर बना उससे 6 महीना, या फिर या तो जब वो मेजर बना उससे 6 महीना, या फिर अब जब उसको नॉलेज मिला दैट ही इज पार्टनर, दैट जब उसको नॉलेज मिला दैट ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, दोनों में से विच एवर इज लेटर, यानी कि जो भी बाद में आएगा उतने टाइम पीरियड के अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको बिकम ही वांट टू बिकम पार्टनर और ही डोंट वांट टू बिकम पार्टनर। इन ईदर ऑफ द केस ही हैव टू गिव पब्लिक नोटिस, उसको पब्लिक नोटिस देके गवर्नमेंट इंडोरा पिटवाना पड़ेगा कि मैं पार्टनर बन गया हूँ या मैं छोड़ के जा रहा हूँ। That's what your point number 5 is saying. Your next is last is point number 6. What is your point number 6 saying? Where any person has been admitted as a partner, as a minor to the benefits of the partnership, अगर आपने किसी minor को benefits में admit कर लिया, the burden of proving the fact that such person has no knowledge of such admission until a particular date after the expiry of the 6 month shall lie on the person asserting that fact. यानी कि जो ये बात बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता था कि मैं पार्टनर हूँ, उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसी को प्रूव करना पड़ेगा। सॉरी, रियली सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया। एक बार फिर से मान के चलो कि ये जो मिलीमीटर है, ये मेजर बना 1 जनवरी 2022 को। ये जो मिलीमीटर है ये मेजर बना 1 जनवरी 2022 को। यहाँ पर उसके 6 महीने होते हैं कंप्लीट। कहाँ पर? 30 जून 2022 को उसके 6 महीने होते हैं कंप्लीट। अब अगर माइनर बोल रहा है कि उसके बाद भी माइनर बोल रहा है, 30 जुलाई को उसने बोला, अरे मुझे नहीं पता था कि मैं पार्टनर हूँ, अरे मुझे नहीं पता था कि मैं पार्टनर हूँ, अरे मुझे नहीं पता था कि मैं पार्टनर हूँ। इस टाइम पीरियड पे अगर वो बोल रहा है कि ये 6 महीने खत्म होने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि मैं पार्टनर हूँ, अरे मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तो यहाँ पर अगर उसको नहीं पता है कि वो पार्टनर है, तो उस केस में कौन बोल रहा है ये बात? माइनर बोल रहा है, तो उसी को प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करो, कोर्ट प्रूफ मांगती है, प्रूफ करो कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम पार्टनर हो। यानी कि जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, जो ये फैक्ट बोल रहा है कि मुझे नहीं पता था कि मैं पार्टनर हूँ, उसी को प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि प्रूफ करो तुम्हें नहीं पता था कि तुम पार्टनर हो। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो माइनर है वो एडमिटेड है बेनिफिट में। द फैक्ट दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ एडमिशन, उस बंदे को पता ही नहीं था, ये फैक्ट कि उस बंदे को नॉलेज ही नहीं थी एडमिशन की, until a particular date, until 31st जुलाई, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। आप ये बोल रहे हो कि 6 महीने खत्म होने के बाद भी 30 जुलाई तक मुझे नई नॉलेज था कि मैं पार्टनर हूं। तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? ये प्रूफ करना कि आप पार्टनर हो। द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल लाई ऑन द पर्सन असर्टिंग दैट फैक्ट। असर्टिंग यानी जो ये फैक्ट बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अगर माइनर बोल रहा है मुझे नहीं पता था, तो जो ये फैक्ट बोल रहा है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि प्रूफ करो आपको नहीं पता था। बात समझ में आई? इसी के साथ अपना छठवां पॉइंट होता है
कंप्लीट। अच्छा, 2 और पार्टनर हैं, 2 और पॉइंट है, 2 और पॉइंट है। माइनर के रिस्पेक्ट में 2 छोटे-छोटे और पॉइंट हैं। पहला, 2 सिचुएशन हो सकती है, 6 महीना कंप्लीट होने के बाद या तो वो बोल रहा है मैं पार्टनर बनूँगा, या तो वो बोल रहा है मैं पार्टनर नहीं बनूँगा, मैं छोड़ कर के जा रहा हूँ। दोनों केस में क्या-क्या सिचुएशन होगी? अगर वो पार्टनर बन जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान के चलो कि एक बंदा 2016 से मिलीमीटर मिलीमीटर 2016 से पार्टनरशिप में था। आज 2022 में वो मेजर बन गया, वो मेजर बन गया, अभी वो माइनर था। ठीक है? तो यहाँ पर राजू, फरहान, रैंचो और मिलीमीटर 4 पार्टनर्स हैं 2016 से, और 2016 से ये जो मिलीमीटर है ये माइनर है, तो वो सिर्फ़ बेनिफिट्स में है। अब हुआ क्या, 2022 में ये जो मिलीमीटर है ये मेजर हो गया। ये मेजर हो गया, तो अब आज के बाद मिलीमीटर ने डिसाइड किया कि मैं नॉर्मल पार्टनर बन रहा हूँ, अब मैं माइनर नहीं रहा, मैं नॉर्मल पार्टनर बन रहा हूँ। तो अगर ये जो मिलीमीटर है लाइट आ गई, वेरी नाइस। हाँ, ठीक है। तो अब अ, अगर अगर ये माइनर बोल रहा है, अगर ये माइनर बोल रहा है कि मैं पार्टनर बन रहा हूँ, अगर वो पार्टनर बन जाता है, आपको पता है, भले वो पार्टनर आज बना, बाकी उससे पहले वो सिर्फ़ बेनिफिट्स में एडमिट था, उससे पहले वो सिर्फ़ बेनिफिट में एडमिट था, इस टाइम पीरियड में वो सिर्फ़ बेनिफिट्स में एडमिट था। वो पार्टनर इस डेट के बाद बना है, फिर भी पता है, अगर वो ऑप्ट करता है कि मैं पार्टनर बनूँगा, तो पता है, वो फर्म के उन सारे कांड के लिए लायबल होगा, जिस दिन से वो बेनिफिट में एडमिट हुआ था। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आ जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिव पास्ट में जा करके रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आ जाएगी, यानी कि भले वो पार्टनर आज बना 2022 में, लेकिन फिर भी वो सारे कांड जो 2016 से 2022 के बीच में हुआ है, उन सारे कांड के लिए ये माइनर भी लायबल होगा। मतलब अगर आप ऑप्ट करते हैं कि आप पार्टनर बनना चाह रहे हैं, तो आप उन सारे एक्ट के लिए लायबल होंगे। किस दिन से? इस दिन से जिस दिन आप पार्टनर बने थे। 2016 के बाद से जितने भी कांड हुए हैं, उन सारे कांड के लिए आप लायबल होगे। यानी हम पीछे जाएँगे, हम समय है, हम पीछे जाएँगे समय में, हम रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के सारे कांड के लिए आपको लायबल ठहराएँगे। अब आप मेजर बन चुके हो, अब आप उन सारे काम के लिए लायबल हो गए जिस दिन से आप बेनिफिट्स में, जिस दिन से आप एज़ अ माइनर बेनिफिट्स में एडमिट हुए थे। यानी कि मिलीमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर पार्टनर बना, अभी वो माइनर है। मान के चलो 2022 में मिलीमीटर सेंटीमीटर बन गया, मिलीमीटर मेजर बन गया। अब मिलीमीटर ने बोला कि मेरे को पार्टनर बन के रहना है, मेरे को पार्टनर बनना है। आपको पता है मिलीमीटर वो सारे काम के लिए लायबल होगा जो 2016 से किए गए हैं, जो 2016 से हुए हैं उसके एडमिट, उसके बेनिफिट में एडमिट होने के बाद से जो भी कांड हुआ है, उन सारे काम के लिए मिलीमीटर लायबल होगा। तो हम रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी यहाँ पर लाएँगे पार्टनर के ऊपर। ये वाली बात लिखी हुई है पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है कि अगर ही बिकम्स पार्टनर, अगर वो पार्टनर बन जाता है, तो इट्स राइट्स एंड लायबिलिटीज एज अ पार्टनर कंटिन्यू अप टू द डेट। यस, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर वो जो माइनर है, वो ऑप्ट करता है कि मैं पार्टनर बनूंगा, तो उसकी जो राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी एज अ माइनर कंटिन्यू up to the date on which he becomes a partner, but he also becomes personally liable to third parties for all the acts of the firm done since he was admitted to benefit। क्या बोल दिया मैडम? वो उन सारे काम के लिए लायबल होगा जो उसके बेनिफिट में एडमिट होने के बाद किए गए हैं। वो उन सारे काम के लिए लायबल होगा जो उसके बेनिफिट में एडमिट होने के बाद किए गए हैं, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आ जाएगी। समझ में आया? और फिर उसका दूसरा अधिकार क्या बनेगा? ऑब्वियसली वो पार्टनर बन गया है, तो उसको प्रॉफिट, प्रॉपर्टी और प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। जस्ट लाइक जैसे वो माइनर में शेयर करता था। जैसे माइनर के जब वो माइनर था, तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2:1, तो उसका रेशियो था 1, उसका प्रॉफिट शेयरिंग था 1/10, तो वो मेजर बन गया। तो अनलेस एंड अनटिल कुछ अदरवाइज डिसाइड किया, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होगा, उसका जो राइट था प्रॉफिट में और प्रॉपर्टी में वो सेम रहेगा, जो पहले माइनर था तब जैसा था, वो मेजर बन गया और पार्टनर बन गया, तो भी उसका प्रॉफिट में जो राइट था, प्रॉपर्टी में जो राइट था, वो सेम रहेगा जैसा पहले था। तो ये 2 पॉइंट हैं, अगर वो पार्टनर बन जाता है तो। क्या मैडम अगर वो पार्टनर बन जाता है, तो जो लायबिलिटी है
सो कंटिन्यू करते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, अगर वो ऑप्ट करता है कि मैं पार्टनर नहीं बनूँगा, तो उस केस में क्या होगा भैया, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अब पार्टनर नहीं रहा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और जिस दिन तक वो पब्लिक नोटिस देता है, उस दिन तक के सारे कांड के लिए वो लायबल होगा। जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दे दिया कि मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़-छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली, पार्टनर, मिलीमीटर, डिस्को चली। यानी कि हमने क्या कर दिया, पार्टनरशिप छोड़ दिया है, अब हम जा रहे हैं, हम जुदा हो गए हैं, हमने पब्लिक नोटिस दे दिया। तो जिस दिन हमने पब्लिक नोटिस दे दिया कि हम जुदा हो गए हैं, उस दिन के बाद के कांड के लिए हम लायबल नहीं होंगे। बट हाँ, हर वो कांड जो हुआ है, जिस दिन हम पब्लिक नोटिस दिए उससे पहले तक, उसके सारे काम के लिए हम लायबल होंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप छोड़ कर के जा रहे हो, अगर आप चूज़ कर रहे हो कि आपको पार्टनर नहीं बनना है, तो आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज़ कंटिन्यू करेंगी कब तक? जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दे देते। ठीक है? दूसरा, हिज शेयर विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। वही वाली बात है कि उसको सबसे पहले तो नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा, कि वो सिर्फ़ तब तक के लिए, वो सिर्फ़ उन कामों के लिए लायबल होगा जो उसके पब्लिक नोटिस देने से पहले हुए हैं। उसके पब्लिक नोटिस देने के बाद अगर कोई कांड होता है, तो उस कांड के लिए वो लायबल नहीं होगा। और जिस दिन वो छोड़ के जा रहा है, उसका उसका राइट बनता है कि उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट मिले, उसको उसके हिस्से का प्रॉपर्टी मिले। और अगर पार्टनर्स नहीं देते हैं, तो हाँ, जिस दिन वो छोड़ के जाता है, उस दिन वो स्यू कर सकता है। बट जब वो पार्टनर है, तब वो स्यू कर सकता है क्या? नहीं। जब वो माइनर पार्टनर है, तब वो स्यू नहीं कर सकता। बट जिस दिन वो छोड़ करके जा रहा है, उस दिन अगर उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट और प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, तो वो केस कर सकता है। तो वो केस कर सकता है। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 माइनर के बारे में क्या-क्या हमने पढ़ा, मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। वैसे तो एनालिसिस में फिर से आएगा, चलो एनालिसिस ही एक बार पढ़ लेते हैं। एनालिसिस में क्या लिखा है? You have observed that minor cannot be bound by a contract because minor's contract is void। आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे एनालाइज करवा रहा है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो माइनर जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है वो void होता है। नॉट merely voidable, पूरा ही void होता है, voidable भी नहीं, void होता है। एंड अ माइनर कैनॉट बिकम पार्टनर, इसलिए माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। Though a minor cannot become a partner, he can nonetheless be admitted as to the benefits of partnership। ये बात आपको पता है कि वो बेनिफिट में एडमिट हो सकता है। In other words, he can validly be given share in the profit। उसको हम प्रॉफिट का हिस्सा दे सकते हैं। और अगर ऐसा किया, तो इसके लिए आपको क्या लगेगी? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये हो चुका है क्या हमारा? हाँ मैडम, हो चुका है कि अगर ऐसा किया तो उसके लिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स लगेगी। अब उसके बाद, अगर माइनर एडमिट होता है, तो उससे उसको क्या-क्या राइट मिलते हैं? क्या उसको राइट टू शेयर प्रॉफिट मिलता है? हाँ। राइट टू एक्सेस इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलता है? हाँ। क्या वो स्यू कर सकता है? तो जब तक वो माइनर है, तब तक वो नहीं कर सकता। जिस दिन वो छोड़ कर के जाएगा, उस दिन कर सकता है। तो वो स्यू कर सकता है क्या? हाँ, लेकिन जिस दिन वो सीवियर होगा, ओनली व्हेन सीवियरिंग, सीवियरिंग यानी जिस दिन वो रिटायर होगा, यानी जिस दिन वो छोड़ करके जाएगा, सीवियरिंग यानी सेपरेटिंग, जिस दिन वो जुदा होगा, उसी दिन वो स्यू कर सकता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं माइनर हूँ, मेरे को मेरे हिस्से का प्रॉफिट मिलना चाहिए, हाँ, मेरे को मेरे हिस्से का प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्या अगर मेरे को मेरे हिस्से का प्रॉफिट नहीं मिला, तो क्या मैं केस कर सकती हूँ? द आंसर इज़ नहीं, मैं केस नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं छोड़ के जा रही हूँ, जिस दिन मैं छोड़ के जा रही हूँ, जिस दिन मैं छोड़ के जा रही हूँ, उस दिन मैं केस कर सकती हूँ, अगर मेरे को मेरे हिस्से का प्रॉफिट नहीं मिला तो। उसके बाद जैसे ही 6 महीने, जैसे ही आप मेजर बन जाते हैं, अगले 6 महीने के अंदर आपको चूज़ करना होता है कि आप पार्टनर बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। और अगर आप चूज़ करते हैं कि आप पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उस केस में आपका जो शेयर होगा वो सेम होगा जैसा आपका माइनर के समय था। और अगर आप चूज़ करते हैं कि नहीं, मैं पार्टनर नहीं हूँ, तो आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आया? अब लायबिलिटीज़ क्या-क्या हो सकती हैं? जैसे ही आप मेजर बनते हैं, the liability of the minor is confined only to the extent of his share of profit। जस्ट बिकॉज यू हैव अटेंड मेजोरिटी, इट डजंट मीन कि आपको अनलिमिटेड पर्सनली लाइबल किया जाएगा, नहीं। इवन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, आपकी लाइबिलिटी, जो माइनर की लाइबिलिटी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ फर्म के, सॉरी, ये बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी की बात चल रही है कि अभी आप मेजर नहीं बने हो, अभी आप माइनर हो।
अभी आप माइनर हो, तो क्या-क्या आपकी लायबिलिटी आ सकती है? ऑब्वियसली आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी ओनली टिल शेयर ऑफ प्रॉफिट, पर्सनली लायबल नहीं होगे। जितना आपने फर्म से प्रॉफिट कमाया है, उतना ही आप मैक्सिमम दे सकते हैं। वो एग्ज़ाम्पल मिलीमीटर वाला एग्ज़ाम्पल दिया था ना मैंने? हाँ, और क्या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है? नहीं। इंसॉल्वेंट यानी जब आपकी लायबिलिटीज़ आपके एसेट से ज़्यादा होती है, और माइनर की लायबिलिटी कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। मतलब उसकी लायबिलिटी कभी भी उसके एसेट से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता। बट अगर फर्म ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, तो उसका जो हिस्सा है वो किसको मिल जाएगा? उसका जो पर्टिकुलर हिस्सा है ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर को मिल जाएगा। मैं बता रही हूँ ऑफिशियल असाइनी रिसीवर क्या होता है। जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो कोर्ट उसके लिए एक बंदे को अपॉइंट करती है, एक मैनेजर काइंड ऑफ अपॉइंट करती है। उस मैनेजर को बोलती है कि तू इस इंसॉल्वेंट बंदे के सारे एसेट को बेच करके लायबिलिटी को चुका। वो जो बंदे को कोर्ट अपॉइंट करती है ना, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर। सो वैसे तो माइनर कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो नहीं सकता, बट अगर फर्म ही इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, तो वो माइनर का जो हिस्सा है, वो एक बार के लिए किसको मिल जाएगा? ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर को। फिर वो पे ऑफ करेगा माइनर का हिस्सा। तो ये तो था कि जब बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी यानी जिस दिन वो मेजर बन जाएगा, तो अगले 6 महीने के अंदर, या फिर उसको जिस दिन नॉलेज मिला, व्हिचएवर इज लेटर, या तो जिस दिन 6 महीना कंप्लीट हुआ, या फिर जिस दिन उसको नॉलेज मिला कि वो पार्टनर है, दोनों में से व्हिचएवर इज लेटर, माइनर को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको कंटिन्यू करना है कि छोड़ करके जाना है। वेयर ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम पार्टनर, अगर वो चूज करता है मेरे को पार्टनर नहीं बनना है, तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, और वो नोटिस ही उसका पोजीशन डिटरमाइन करेगी। अगर वो नोटिस नहीं देता है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर वो नोटिस नहीं देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर बन गया। जिस दिन 6 महीना कंप्लीट हुआ, उस दिन से वो पार्टनर बन गया। यानी कि ये वाला जो अपना एग्जाम्पल था, कौन सा? ये वाला। ये वाला जो अपना एग्जाम्पल था, इस केस में एक माइनर पार्टनर था, 1 जनवरी 2022 को वो मेजर बन गया। 1 जनवरी 2022 को वो माइनर पार्टनर मेजर बन गया। 1 जनवरी 2022 को वो माइनर पार्टनर मेजर बन गया। तो उसको 6 महीने का टाइम दिया गया चूज़ करने के लिए। 6 महीने के अंदर भी उसने चूज़ नहीं किया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर यानी कि 30 जून से जिस दिन 6 महीना कंप्लीट होगा, उस दिन से मान लिया जाएगा कि उसको मंज़ूर है पार्टनर बनना, और वो पार्टनर बन गया, वो नॉर्मल पार्टनर बन गया। अगर 6 महीने के अंदर माइनर कोई डिसीजन नहीं लेता है, अगर 6 महीने के अंदर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है, तो ये मान लिया जाएगा कि ही वांट टू बी अ पार्टनर एंड ही हैज बिकम पार्टनर। तो इफ ही फेल्स टू गिव अ नोटिस, ही शैल बिकम पार्टनर ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। अब 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो वो पार्टनर बन जाएगा, या तो वो पार्टनर नहीं बनेगा। अगर 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 या तो वो स्पेसिफिकली बोलता है हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, या फिर वो नोटिस नहीं देता है, तो भी डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर बन गया। उस केस में वो रेट्रोस्पेक्टिवली लायबल होगा, वो पर्सनली लायबल होगा उन सारे कांड के लिए उस दिन से जिस दिन वो बेनिफिट में एडमिट हुआ था, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आ जाएगी। और दूसरा, अब वो वो उसका हिस्सा जो होगा प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट में, वो सेम होगा जैसा पहले था। दूसरा, अगर वो चूज़ करता है मेरे को पार्टनर नहीं बनने का है, तो पहली बात उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, और वो उन सारे काम के लिए लायबल होगा जो पब्लिक नोटिस देने तक की जितनी भी लायबिलिटी होगी उसके लिए लायबल होगा। बट हाँ, पब्लिक नोटिस देने के बाद अगर कोई लायबिलिटी आती है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। और तीसरा, अब अगर वो छोड़ के जा रहा है, अब अगर उसको उसके हिस्से का प्रॉफिट या प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, उसको उसके हिस्से का शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, तो अब वो स्यू कर सकता है, अब वो केस कर सकता है। इट मे बी नोटेड दैट सच माइनर शैल गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार दैट ही हैज नॉट बिकम द पार्टनर। उसके लिए उसको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं पार्टनर नहीं बना हूँ, मेरे हिस्से का प्रॉफिट दिलाओ मेरे को। ये थी छोटी सी बात माइनर के बारे में। मैं एक लाइन में आपको रिवाइज करवा रही हूँ, मैं फटफट से आपको रिवाइज करवा रही हूँ माइनर के बारे में। प्लीज ध्यान रखना, प्लीज एकदम ध्यान से, बहुत क्रिस्प रिवीजन होने वाला है माइनर का, बहुत क्रिस्प रिवीजन। मैम, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? नहीं। बट वो बेनिफिट में एडमिट हो सकता है, वो भी विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। अच्छा, ठीक है। अब हमने उसको बेनिफिट में एडमिट कर लिया, मिलीमीटर को बेनिफिट में ले लिया, मिलीमीटर को बेनिफिट में एडमिट कर लिया। अब उसका क्या-क्या राइट बनता है? क्या उसका प्रॉफिट में हिस्सा हिस्सा बनता है? हाँ। प्रॉपर्टी में? हाँ। क्या वो अकाउंट्स माँग सकता है? हाँ।
क्या वो बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है? हाँ। क्या वो स्यू कर सकता है? नहीं, स्यू नहीं कर सकता। जब तक वो बिज़नेस चल रहा है, जब तक वो बेनिफिट में एडमिट है, क्या वो स्यू कर सकता है अकाउंट्स के लिए? नहीं, वो अकाउंट्स के लिए स्यू नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ मैडम, समझ में आ गई। अब क्या ये माइनर पर्सनली लायबल हो सकता है? नहीं। इसको सिर्फ जितना प्रॉफिट मिला है, इसको सिर्फ जितना प्रॉफिट मिला है फर्म से, उतने के लिए वो लायबल हो सकता है। यानी जो उसका शेयर है, उसके लिए वो लायबल हो सकता है। पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। ठीक है? उसके बाद जिस दिन ये छोड़ करके जा रहा है, जिस दिन ये छोड़ करके जा रहा है, क्या उस दिन ये स्यू कर सकता है अकाउंट्स के लिए? हाँ, उस दिन ये अकाउंट्स के लिए स्यू कर सकता है, जिस दिन ये छोड़ करके जा रहा है। अब ये माइनर बन गया, मिलीमीटर बन गया, सेंटीमीटर। अब ये मिलीमीटर बन गया, सेंटीमीटर, अब ये मेजर हो गया। तो इसको भैया 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। देख, तेरे पास 6 महीने का टाइम है, हम इसको बोलेंगे, देख, तेरे पास 6 महीने का टाइम है, तेरे पास 6 महीने का टाइम है, तू 6 महीने के अंदर-अंदर डिसाइड कर ले कि तेरे को पार्टनर में रहना है कि नहीं रहना है, कि छोड़ करके जाना है। यू वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और यू वांट टू लीव। तेरे को कंटिन्यू करना है कि छोड़ करके जाना है। कितना टाइम दिया है? या तो 6 महीना, या तो अगर उसको पता ही नहीं था तो 6 मंथ्स, और जिस दिन, या फिर जिस दिन उसको पता चला कि वो पार्टनर है, विच एवर इज लेटर, उसके अंदर उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि पार्टनर रहना है कि नहीं रहना है। और वो जो भी डिसाइड करेगा उसको उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। तो दो सिचुएशन हो सकती है, वो पार्टनर बना, दूसरा वो पार्टनर नहीं बना। अगर वो पार्टनर बनता है तो उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आ जाएगी पुराने दिन से, जिस दिन से वो बेनिफिट में एडमिट हुआ था उस दिन से, और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट और प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा जैसा वो माइनर था उस टाइम का। दूसरा सिचुएशन, अगर वो ऑप्ट करता है मेरे को छोड़ करके जाना है, छोड़ करके जाना है, तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। वो पब्लिक नोटिस तक के सारे लायबिलिटी के लिए, सारे कांड के लिए लायबल होगा, बट जिस दिन वो पब्लिक नोटिस दे देगा उसके बाद के किसी काम के लिए वो लायबल नहीं होगा। अब अगर वो छोड़ करके जा रहा है तो वो अकाउंट्स के लिए, अपने अकाउंट्स के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, बुक्स के लिए, सब चीज के लिए स्यू कर सकता है, स्यू कर सकता है। दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ, और अगर लास्ट पॉइंट, अगर वो बोल रहा है कि 6 महीने खत्म होने के बाद भी मेरे को नहीं पता था कि मैं पार्टनर हूँ, तो जो बोल रहा है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा कि प्रूफ करो आपको नहीं पता था। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 30। 5 मिनट में हमने रिवाइज कर लिया, नॉट 5 मिनट, 2-3 मिनट में अपन ने रिवाइज कर लिया सेक्शन 30 माइनर के बारे में। यस, समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? सेक्शन 30 में कोई डाउट है? सेक्शन 30 समझ में आया माइनर के बारे में? सेक्शन 30, सेक्शन 30 क्लियर है? जल्दी से बता दो, कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ, बोलो। यस, समझ में आया। ओके, ग्रेट। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड कमिंग गोइंग आउट। व्हाट इज कमिंग एंड गोइंग आउट? नाम से समझ में आ रहा है, कमिंग इन नया पार्टनर आ रहा है, आइए पधारिए, आइए पधारिए। कमिंग इन से समझ में आ रहा है एडमिशन हो रहा है। गोइंग आउट से क्या समझ में आ रहा है? गोइंग आउट से समझ में आ रहा है कि वो रिटायर हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है, या फिर वो डेथ हो गया उसका, वो छोड़ करके जा रहा है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? पार्टनर कमिंग इन और गोइंग आउट, यानी एडमिशन हो रहा है सर, या रिटायरमेंट हो रहा है, या डेथ हो रहा है, तो उस केस में कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे मैं बताऊं? ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ना आपने 12th अकाउंट्स में भी पढ़े होंगे, 12th अकाउंट्स में, क्लास 12th अकाउंट्स में। अच्छा, अकाउंट्स आपका इसमें भी तो है, सीए में भी तो है, पार्टनरशिप है क्या उसमें? पार्टनरशिप है सीए के सिलेबस में? मुझे सीए का अकाउंट सिलेबस नहीं पता है। हाँ है, फिर तो पढ़े ही होगे, फिर तो और क्लियर होगा आपको, पार्टनरशिप और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कभी एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? उस केस में क्या चीजें से हमें डील करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? और जब एडमिशन रिटायरमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, फिर से कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। पहले सिर्फ 3 पार्टनर्स थे, रैंचो, फरहान और राजू। अब जो है प्रिया भी आ चुकी है उनके पार्टनरशिप में, अब प्रिया भी आ चुकी है, नया एडमिशन आ रहा है, तो फर्म में चेंजेस हो रहे हैं ना, इसको बोलता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता है ना, तो उससे क्या होता है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। सो इट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो इस केस में कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, हम वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ने वाले हैं। पहला,
अगर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर होता है, इंट्रोडक्शन यानी एडमिशन, इंट्रोडक्शन यानी एडमिशन हो रहा है सर, एडमिशन हो रहा है बाबा, एडमिशन हो रहा है, अरे कुछ नहीं एडमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, सेक्शन 31। देखो एडमिशन के बारे में बात करता है सेक्शन 31, रिटायरमेंट के बारे में बात करता है सेक्शन 32, और एक्सपल्शन यानी हमने धक्के मार के निकाल दिया उसके बारे में बात करता है सेक्शन 33, और इंसॉल्वेंसी के बारे में बात करता है सेक्शन 34 दैट्स इट। और उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 25, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। इतना सारा नहीं पढ़ाऊंगी आज मैं, वैसे मैं पहले सोची थी यहाँ तक पढ़ाने का, बट ठीक है इतना सारा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको सिर्फ एडमिशन के बारे में पढ़ाऊंगी। फिर लाइट चली गई। एडमिशन या रिटायरमेंट भी कैटर कर सकती हो, एडमिशन और रिटायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहला पॉइंट है कि अगर एडमिशन होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई पार्टनर नया आता है, इंट्रोडक्शन होता है, कोई पार्टनर आ रहा है, तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहला तो मैम आपको पता है कि अगर आपको किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो उसके लिए आपको सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर की कॉन्सेंट लगेगी। अगर 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 रैंचो, फरहान और राजू की पार्टनरशिप है, प्रिया को उनको एडमिट कर रहा है, तो तीनों के तीनों हाँ बोलने चाहिए, रैंचो, फरहान, राजू तीनों के तीनों हाँ बोलने चाहिए, तभी नया पार्टनर आएगा, वरना नया पार्टनर नहीं आएगा। तो यहाँ पर वही वाली बात हो गई कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एडमिशन हो तो सबका कंसेंट लगेगा, अगर कंसेंट नहीं है तो नहीं हो सकता। तो नो पर्सन शैल बी no person shall be introduced as a partner without the consent of all the existing partner। सारे existing partner की consent होगी तभी admission होगा। दूसरा, subject to provision of section 30, a person who is introduced as a partner in the firm does not become liable for any act done before he is a partner। मान के चलो एक पार्टनरशिप फर्म है 2016 से रैंचो, फरहान और राजू ये तीनों पार्टनर हैं। अब 2022 में प्रिया भी एडमिट हो गई, प्रिया का एडमिशन हो गया, प्रिया एडमिट हो गई, प्रिया आ गई। तो एक बात बताओ, प्रिया तो आज से आई है ना, इससे पहले तो प्रिया का कोई रिश्ता नाता ही नहीं था, तेरा मुझसे है पहले का कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं, प्रिया का कोई नाता नहीं था इस फर्म से पहले। प्रिया तो आज एडमिट हुई है ना, प्रिया तो इससे पहले कुछ नहीं थी, प्रिया तो जुड़ी हुई नहीं थी, वो तो जानती तक नहीं थी राजू फरहान रैंचो को। प्रिया 2022 में एडमिट हुई है ना। तो एक बात बताओ, जब वो 2022 में एडमिट हुई है तो वो इसके बाद के कामों के लिए लायबल होगी ना, वो इसके बाद के सारे कांड के लिए लायबल होगी। क्या आप इससे पहले के काम के लिए, ये ग्रीन वाले एरिया के लिए उसको लायबल ठहरा सकते हो? आंसर इज नो। तो अगर जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो ये येलो वाले एरिया के लिए लायबल होगी, ये ग्रीन वाले एरिया के लिए लायबल नहीं होगी। यानी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो जिस दिन वो एडमिट हुआ उसके बाद के कामों के लिए वो लायबल होगा, उसके पहले के एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा। यही वाली बात यहाँ लिखी हुई है कि ये बिकम लायबल he does not become liable for act done before he become a partner, does not become liable यानी कि वो जिस दिन एडमिट हुई उसके पहले के कामों के लिए वो लायबल नहीं होगी, उसके पहले के कामों के लिए वो लायबल नहीं होगी। मैम इतनी सी बात है, सेक्शन 31 खत्म। दो ही बात लिखी हुई थी सेक्शन 31 में कि कोई नया एडमिशन आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सब पार्टनर की कंसेंट से आ सकता है, और अगर वो आता है तो वो पहले के कामों के लिए लायबल नहीं होगा। खत्म, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। स्प्राइट एनालिसिस पढ़ लेते हैं। As we have studied earlier, subject to contract between parties and to the provision regarding minors in the firm, no new partner can be introduced without consent of all partners। सबकी कंसेंट होगी तो ही एडमिशन होगा। सेम है? हाँ सेम है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। लाइबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर क्या होगी? लाइबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज अ पार्टनर अनलेस ही अग्रीज टू बी लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन incurred by the firm prior to date। यहाँ पर ना वो सन की है। यहाँ पर प्रिया खुद से बोल रही है, प्रिया खुद से बोल रही है, ये जो कांड हुआ है ना 2017 में, इसके लिए मैं भी लायबल होंगी, इसका लायबिलिटी मैं भी चुकाऊंगी। खुद से बोल रही है तो हमें क्या दिक्कत होगी? खुद से बोल रही है, अरे पागल हो क्या? हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम पैसा मत दो, तुम लायबिलिटी मत दो, वो खुद से बोल रही है नहीं मैं रैंचो से प्यार करती हूँ, मैं उसको अकेले भुगतने नहीं दूंगी, मैं भी लायबल होंगी। खुद से बोल रही है तो भुगतो भैया, खुद से बोल रही है तो यहाँ पर बोल रहा है वैसे तो जो लायबिलिटी होती है न्यू पार्टनर की वो किस दिन से चालू होती है? जिस दिन वो एडमिशन हुआ, जिस दिन उसका एडमिशन हुआ। बट अनलेस ही agrees to be liable for obligation incurred
प्रायर टू डेट, अगर वो खुद से अग्री कर रही है कि हाँ मेरे आने के पहले जो कांड हुआ है उसके लिए मैं लायबल होंगी, तो उस केस में वो लायबल हो सकती है। अगर वो खुद से अपनी सहमति दे रही है तो हमें क्या दिक्कत होगी, वो खुद से बोल रही है मैं लायबल होंगी, हो भैया तुमको मरने का शौक है तुम मरो, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है द न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु जॉइंस इट may agree to assume liability for existing debt of the old firm and the creditor may agree to accept the new firm as the debtor and discharge the old partners। इसका क्या मतलब है, बात को समझो। यहाँ पर हुआ क्या कि पहले सिर्फ राजू, फरहान और रैंचो पार्टनर थे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पर प्रिया का एडमिशन हो गया, प्रिया का एडमिशन हो गया यहाँ पर। तो वैसे तो प्रिया इसके बाद के सारे कामों के लिए लायबल होगी, इसके पहले के कामों के लिए प्रिया लायबल नहीं होगी। लेकिन मान के चलो एक कोई लाइबिलिटी थी, कोई उधार लिया हुआ था, कोई 1 करोड़ की लाइबिलिटी थी, किस डेट की, प्रिया एडमिट हुई 2022 में, ये पार्टनरशिप इनकी चल रही है 2016 से, ये लाइबिलिटी हमने ली थी 2017 में। 2017 में कुछ हमने 1 करोड़ की लाइबिलिटी इंकर की थी, 1 करोड़ की लाइबिलिटी। कायदे से ये देने के लिए लायबल कौन कौन है, सिर्फ राजू, फरहान और रेंचो। ये 1 करोड़ की लाइबिलिटी पे करने के लिए प्रिया लायबल नहीं है। लेकिन अगर प्रिया अपने मुंह से बोलती है, प्रिया अपने मुंह से खुद बोल रही है मुझे पता है मैं लायबल नहीं हूं लेकिन मैं लायबल होना चाहती हूँ, मैं लायबल होना चाहती हूँ, तो प्रिया ने बोल दिया मैं भी दूंगी, मैं भी अपना हिस्सा दूंगी, मैं भी लायबल होंगी ये 1 करोड़ की लाइबिलिटी पे करने के लिए। तो मान के चलो ये 1 करोड़ आपको देना है एसबीआई बैंक को, ये 1 करोड़ की आपकी लाइबिलिटी है एसबीआई की तरफ, एसबीआई से आपने लोन लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ एसबीआई कौन हो गया आपका, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जानते हो ना, जिसको आपको पैसा देना है। आपकी जब लाइबिलिटी होती है, हाय अल्लाह मुझे पैसा देना है, तो वो बंदा जिसको मेरे को पैसा देना है वो बंदा मेरा बन जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर वो बंदा बन जाएगा क्रेडिटर। अब मैडम, अब प्रिया ने एडमिट कर लिया कि ये 1 करोड़ की लाइबिलिटी मैं भी दूंगी, तो क्रेडिटर से भी तो सहमति लेनी पड़ेगी ना। पहले क्रेडिटर के लिए डेटर कौन था, राजू, फरहान और रेंचो, यानी कि ओल्ड फर्म, ओल्ड फर्म वो हमारे लिए क्रेडिटर है। बट एसबीआई के लिए तो ये लोग डेटर है ना, डेटर यानी एसबीआई को तो पैसा लेना है राजू, फरहान, रेंचो से, तो राजू, फरहान, रेंचो एसबीआई के लिए डेटर हो गए और राजू, फरहान, रेंचो के लिए एसबीआई क्रेडिटर हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब ये क्रेडिटर जो है इससे भी सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए पहले डेटर कौन था, ये तीनों ओल्ड फर्म। तो अगर ये बोलता है कि चलो ठीक है, पुराने वाले डेटर को, पुराने वाले फर्म को आप डेटर नहीं मानते, अब न्यू डेटर बना लेते हैं। न्यू डेटर कौन हो जाएंगे, नया फर्म, न्यू फर्म, यानी कि राजू, फरहान, रेंचो और प्रिया। तो अगर क्रेडिटर भी मान जाता है, पहले तो प्रिया ने बोल दिया कि मैं भी दूंगी, मैं भी दूंगी, पैसा मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, ये 1 करोड़ की लाइबिलिटी मैं भी भरूंगी, तो वो बोलती है कि हाँ मैं भी लायबल होंगी। फिर क्रेडिटर भी मान जाता है कि चलो ठीक है, अब ये ओल्ड डेटर नहीं, अब ये न्यू फर्म मेरा डेटर है। उस केस में ये जो प्रिया है ये पुराने कामों के लिए भी लायबल हो सकती है। उसी बात को यहाँ पर समझाया है, देखो उसी चीज को डिटेल में समझाया है। द न्यू फर्म including new partner may agree to assume liability for old debts, existing debt, एंड उस केस में हमें क्रेडिटर की भी सहमति लेनी पड़ेगी। एंड क्रेडिटर मे अग्री टू एक्सेप्ट द न्यू फर्म एज देयर डेटर। क्रेडिटर अग्री कर सकता है कि हाँ चलो ठीक है, अब आज से न्यू फर्म मेरा डेटर है एंड डिस्चार्ज ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड ओल्ड डेटर को डिस्कार्ड करके न्यू फर्म को डेटर बना सकता है। तो क्या क्रेडिटर्स कंसेंट नेसेसरी है, आंसर इज यस। अगर एसबीआई मंजूरी नहीं देगा, अगर एसबीआई नहीं मानता है कि नहीं नहीं प्रिया नहीं लायबल होगी, प्रिया से नहीं लूंगा, मैं तो राजू, फरहान, रेंचो से ही लूंगा, उस केस में प्रिया के ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। तो क्या क्रेडिटर का कंसेंट जरूरी है, हाँ। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, क्रेडिटर कंसेंट इज नेसेसरी इन एवरी केस टू मेक द ट्रांजेक्शन ऑपरेटिव। Novative is a technical term in a contract for substituted liability, of course not confined only in case of partnership। और इसको बोलते हैं नोवेशन। नोवेशन यानी न्यू करना, कुछ नया करना। नोवेशन, नोवेशन यानी पुराने अग्रीमेंट को खत्म करके नया अग्रीमेंट करना। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिटर ने पुराने डेटर को खत्म कर दिया और अब नए फर्म को अपना डेटर बना लिया, तो पुराना खत्म होके नया हो गया ना, तो इसको बोलते हैं नोवेशन, नोवेशन, नोवेशन। समझ में आया। तो ये आपकी छोटी सी बात थी। बट
मियर अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कैन नॉट ऑपरेट एज नोवेशन, यानी कि मियरली पार्टीज ने अग्री कर लिया, मियरली प्रिया, रेंचो, फरहान और राजू ने अग्री कर लिया, चलो ठीक है इस 1 करोड़ की लाइबिलिटी को अपन चारों बियर करेंगे, इस 1 करोड़ की लाइबिलिटी को सिर्फ 3 नहीं बल्कि चारों बियर करेंगे, मियर अग्रीमेंट कर लिया, क्या वो ऑपरेटिव होगा? नहीं, उसको नोवेशन नहीं माना जाएगा, उस केस में प्रिया के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। क्रेडिटर का कंसेंट जरूरी है, क्रेडिटर मानना चाहिए, चलो ठीक है प्रिया भी दे देगी पैसा, तो अगर मियर अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स हुआ है तो उसको हम नोवेशन नहीं मानेंगे। दस agreement between partner and incoming partner that he shall be liable for existing debt will not ipso facto give creditors of the firm any right against him। मतलब अगर मात्र पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है तो उससे क्रेडिटर को प्रिया के अगेंस्ट कोई राइट नहीं मिल जाएगा, जब तक क्रेडिटर अग्री नहीं करता, जब तक क्रेडिटर अपनी कंसेंट नहीं देता तब तक प्रिया के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, भले ही प्रिया ने हाँ बोल दिया है कि मैं लाइबल होंगी, लेकिन जब तक क्रेडिटर अपनी कंसेंट नहीं देता तब तक प्रिया लाइबल नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ पार्टनर्स के बीच में आपस में डिसीजन होने से, सिर्फ पार्टनर्स के बीच में आपस में अग्रीमेंट होने से वो नोवेशन नहीं हो जाता। ये था आपका छोटा सा बात। एक एक लास्ट बात, अगर दो ही पार्टनर हैं तो दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अ पार्टनरशिप ऑफ टू पार्टनर व्हिच इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ वन ऑफ देम। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर दो पार्टनर है, दोनों में से एक की डेथ हो गई, तो एक की डेथ हो गई तो अब वो पार्टनरशिप फर्म ही नहीं रहा ना। दो पार्टनर थे, एक फर्म था जिसमें दो ही पार्टनर थे, दो में से एक की डेथ हो गई, सिर्फ एक ही बचा है, तो फर्म तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। फर्म क्या हो गई? ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई, क्योंकि एक अकेला पार्टनर पार्टनर नहीं बन सकता। याद है यूनिट 1 में अपन ने पढ़ा था पार्टनर बनने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। यस, सो इसलिए यहाँ पर बोल दिया गया कि अगर 2 ही लोग हैं पार्टनर और दोनों में से एक मर गया तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। तो उस केस में ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा, ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा। तो क्योंकि पार्टनरशिप अब रही ही नहीं, बेसिकली पूरी पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी। ये था आपका सेक्शन नंबर 21। 21 बोलो समझ में आया? 31 बोलो समझ में आया? 1 मिनट में रिपीट कर दे रही हूँ, रिवाइज करवा दे रही हूँ। सेक्शन 31 में बोल रहा है कि अगर आपको कोई नया पार्टनर को एडमिट करना है तो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर की कॉन्सेंट लगेगी और वो जिस दिन वो एडमिट हुआ है उसके बाद के कामों के लिए लायबल होगा। बट अगर वो चाहता है कि वो पुराने कामों के लिए लायबल हो तो वो अग्री कर सकता है और उस केस में कंसेंट का क्रेडिटर्स का कंसेंट ले लेंगे। अगर पार्टनर ने बोल दिया मैं पुराने कांड के लिए भी लायबल होऊंगा और क्रेडिटर का भी कंसेंट ले लिया तो उसको नोवेशन बोलते हैं और इस केस में जो न्यू पार्टनर है वो पुराने कांड के लिए भी लायबल होगा। ये था आपका छोटा सा बात सेक्शन 31। बोलो समझ में आया? यस, एनी डाउट? यस, ग्रेट, ग्रेट। टाइम है क्या अपने पास? टाइम तो नहीं है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। 11:30 बज गए हैं, 12 बजे आप लोगों की क्लास है, तो मैं छुट्टी दे देती हूँ। यहाँ पर अपन छुट्टी दे देते हैं। अपना कहाँ तक कंप्लीट हो गया है? सेक्शन नंबर 31 तक कंप्लीट हो गया है। आज अपन ने क्या-क्या पढ़ा है? आज अपन ने बहुत सारा पढ़ा है। आज अपन ने पढ़ा है सेक्शन 26, 27, 29, 30, 31 5 सेक्शन अपन ने आज की क्लास में पढ़ा है। प्लीज़ रिवाइज़ करके आना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज मैं पक्का नोट्स बना के भेज दूँगी आप लोगों को, जितना अपन ने पढ़ लिया वहाँ तक का नोट्स बना के भेज दूँगी। तो प्लीज़ रिवाइज़ करना जहाँ तक पढ़ लिया है। कल की क्लास में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो कल की क्लास में ये यूनिट कंप्लीट करेंगे, परसों की क्लास में यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और एक बार प्रणव सर से बात कर लेना कि अपनी क्लास कल 12:30 बजे तक चलेगी। तो उनसे बात कर लेना उनके टाइमिंग का कल से। आज मैं जल्दी छुट्टी दे दे रही हूँ क्योंकि उनकी क्लास उन्होंने 12 बजे रख ली है। एक बार सर से बात कर लेना। प्रियांशी प्लीज़ विपुल सर से और प्रणव सर से एक बार डिस्कस कर लेना टाइमिंग। उनको बता देना मेरी ऑनलाइन क्लास 12:30 बजे तक रहती है, तो अगर उनका टाइमिंग कुछ एडजस्ट हो पाएगा तो। ठीक है प्रियांशी? प्लीज़ एक बार बात कर लेना। एक बार बात कर लेना प्रणव सर से या विपुल सर से जैसा भी, एक बार डिस्कस कर लेना। अगर कुछ थोड़ा ऊपर-नीचे हो पाएगा ना मेरे को एक बार बता देना। ठीक है? ठीक है। ओके, ओके। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। कल मिलेंगे और आगे का कंटिन्यू करेंगे। रिवाइज़ करके आना प्लीज़, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मि 20 मिनट मुश्किल से लगेगा जो अपन 2 घंटे में पढ़े हैं, मुश्किल से 15-20 मिनट में रिवाइज़ हो जाएगा। प्लीज़ रिवाइज़ करके आना, ठीक है? बिना रिवाइज़ किए मत आना। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय-बाय।